हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रीता रानी और मैं आपको आपका पटकथा और समाज लेखन का पेपर पर क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और जो आपका सिलेबस रह गया है उसको टाइम से हम कंप्लीट करा दें, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है उसको खुलने के बाद आपके सीधे एग्जाम होने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर हैं उसके लिए और आपका सिलेबस कंप्लीट रहे। तो हमारे DUSL की तरफ से क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की गई हैं और आई होप कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आपको क्लास अच्छी लगेगी मेरी जो मैं ऑनलाइन क्लासेस आपको देने वाली हूँ। पहले जो आपने पढ़ा है वो आपने पटकथा का हिंदी फिल्मों का विकास आपने पढ़ा था, जिसमें आपने रंगीन फिल्मों ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से रंगीन फिल्मों तक का सफर देखा। फिर उसके बाद मूक फिल्मों से बोलती हुई फिल्मों तक का सफर के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद आपने शोले, दीवार, पीकू, इन फिल्मों को के आधार पर आपने तो संवाद लेखन का संवाद लेखन फिल्म में किस तरह किया जाता है। फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। फिल्म बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज स्क्रिप्ट चाहिए होती है, एक मतलब प्लॉट चाहिए होता है। सबसे पहली चीज है कहानी चाहिए होती है, प्लॉट, कि हमें कैसी कहानी चाहिए। एक्शन फिल्म चाहिए, रोमांटिक फिल्म चाहिए, एक सस्पेंस फिल्म बनानी है, थ्रिलर फिल्म बनानी है, या फिर कोई एपिक फिल्म बनानी है जैसे रामायण महाभारत। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो वो क्या थी, वो भी एक काल्पनिक कहानी थी जिसमें एक्शन, रोमांस, सस्पेंस सब कुछ था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सस्पेंस पहली फिल्म तक रहा बहुत, इसलिए लोगों ने इसका सेकंड पार्ट मस्ट देखा ही देखा। फिर बात आती है कि कैसे हम कहानी तो हमने चूज कर ली कि उसमें कहानी होगी। जैसे बाहुबली को लीजिए कि उसमें बाहुबली है, उसका बेटा है और उसके बेटे की बाहुबली की लाइफ में क्या क्या होता है कि इसका बेटा जो है एक आदिवासियों के पास पढ़ने के लिए चला जाता है और फिर वापस लौट कर आता है और अपनी माँ को छुड़ाकर वापस वो राजगद्दी प्राप्त करता है। तो ये हुई फिल्म की कहानी। लेकिन इस फिल्म की कहानी में कैसे कैसे हीरो है, बाहुबली है या उसका बेटा है, उसे किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ये हम फिल्म में देखते हैं और इसी से कहानी का विकास होता है और हमें कहानी अच्छी लगती है, हम उसे देखते हैं। लेकिन अब कहानी के बाद जो निर्देशक है यानी जो डायरेक्टर है उसके पास चुनौती होती है कि वो कैसे अब कहानी को उसे दृश्य में बदलना है, कैसे शब्दों को वो दृश्य में बदले। तो क्या करते हैं, पटकथा लिखी जाती है उसके लिए। पटकथा में क्या होता है, पटकथा में कहानी में जो चरित्र हैं, जो दृश्य हैं, जो माहौल है, उनका समन्वय करके ये सोचा जाता है कि कैमरे में वो कैसा दिखेगा। यानी कि अगर हमें जो आपने सीन देखा होगा बाहुबली मूवी में, सीन है जब बाहुबली के भाई का राज्याभिषेक हो रहा होता है, उसे राजा बनाया जा रहा होता है। तो दिखाया गया होता है कि प्रजा एक तरफ नाच हो रहा है, एक तरफ संगीत बज रहा है, जो सैनिक हैं वो उसे सलामी दे रहे हैं, ये सारे सीन होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहुबली सेनापति की शपथ लेता है तो सीन में एक चेंज आ जाता है, संगीत की धुन चेंज हो जाती है, जो डांसिंग स्टार हैं और जोश से डांस करने लगते हैं, और जो सैनिक अगर सलामी दे रहे होते हैं तो जमीन हिलने लगती है, सब कुछ हिलने लगता है। मतलब उनके अंदर इतना एक शौर्य कि सब लोग बाहुबली के फेवर में हैं या बाहुबली से खुश हैं। कैमरा के एंगल से कैसे दिखाया गया कि डांस वालों ने अपनी डांसिंग स्पीड तेज कर दी, या फिर जो म्यूजिक बजा रहे थे उन्होंने म्यूजिक का साउंड चेंज कर दिया, उन्होंने धुन चेंज कर दी। इस तरह से कैमरे के एंगल से दिखा दिया गया कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपना रक्षक मानते हैं। लेकिन अच्छा, इस सीन में बहुत ज्यादा, अब ये जो सीन चला इसमें डायलॉग नहीं थे। डायलॉग सिर्फ क्या था, डायलॉग ये था जब बाहुबली शपथ लेता है। क्या शपथ होती है कि मैं यानी महेंद्र बाहुबली, है ना, लाइन आती है, बहुत जोश में बोलता है, मैं यानी मैं
महेंद्र बाहुबली यानी मैं, सॉरी वो गलत हो गया। वो बोलता है महेंद्र बाहुबली यानी मैं, राजमाता शिवगामिनी देवी की शपथ लेकर, जो भी आगे होता है वो बोलता है। ठीक है, तो उससे भी लोगों में उत्साह आता है कि यार इसने, मतलब इसने किसी और चीज की शपथ नहीं ली, या इसने देखकर शपथ नहीं पढ़ी, इसने अपनी मर्जी से, यानी कि इसके अंदर प्रजा के हित के लिए बहुत ललक है, इसलिए इसने ऐसे ही शपथ ली, वो भी अपनी माता की शपथ लेकर, यानी कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये हमारा हितैषी है। और सॉरी मैं हिंदी वर्ड्स का ज्यादा यूज करूंगी, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में हिंदी वर्ड्स में ही लिखना है, इसलिए इसलिए आप लोग जो मैं हिंदी के शब्द बोल रही हूँ उन पर जरूर ध्यान दें, और पेपर में आई होप कि आप हिंदी के शब्द ही लिखेंगे। जी, तो जब बाहु इस तरह से वहां कोई, उसने प्रजा को डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, नेता की तरह उसने कोई भाषण नहीं दिया, उसने सिर्फ एक शपथ ली, लेकिन लोगों ने उसके अंदर लोगों को उसके ऊपर विश्वास था कि ये हमारी रक्षा करेगा, हमारे हितों की रक्षा करेगा, ठीक है, हमें दुश्मनों से बचाएगा। तो ये था संवाद, लेकिन ये कैसा संवाद था, ये सिर्फ एक आलाप था, मतलब संबोधन वो सभी को कर रहा है। पात्रों के माध्यम से हम फिल्म की कहानी को कहते हैं कि जब बाहुबली की कहानी सुनाई जा रही होती है और ये डिसाइड करना होता है कि कौन राजा बनेगा, तो उस समय क्या होता है, उनके वो एक उसको पकड़ने जाते हैं, उनका एक खबरी होता है जिसे पकड़ने के लिए वो किसी और जगह पे जाते हैं, और वो उन्हें बताता है कि उनकी कंट्री पे अटैक होने वाला है, माहिष्मती में अटैक होने वाला है, दुश्मन आने वाले हैं। तो वहां पे कुछ डायलॉग्स होते हैं, और जिससे वो बताता है, वो पूछते हैं उससे, इंक्वायरी करते हैं कि हाँ तुम क्यों भागे थे, और तुमने क्या, मतलब क्या होने वाला है हमारे यहाँ, तो वो बताते हैं उसे कि वहां पे वो उसे बताता है कि आपके यहाँ अटैक होने वाला है, और फिर उसे माहिष्मती इलाके और इंक्वायरी की जाती है, तब वो बताता है उसकी सेना इतनी है, उसका बल इतना है, और उसके यहाँ इतने सारे लोग हैं कि वो माहिष्मती का थर्ड फोर्थ पार्ट भी वहां पर सेना नहीं है। और फिर जो शिवगामी देवी है वो ये निर्णय लेती है कि जो उस दुश्मन को मारेगा वही अगला राजा बनेगा। तो ये हमें कैसे पता लगा, कहानी हमारी बड़ी संवादों के माध्यम से, संवाद हुए इस तरह के कि ऐसे ऐसे होगा, और फिर इसमें जो जीतेगा, यानी कि जिसमें कैपेबिलिटी होगी दुश्मन को मारने की, हमारे देश की रक्षा करने की, उसे ही हम शासक बनाएंगे, उसे ही हम अगला शासक बनाएंगे। इस तरह से हमें कहानी पता लगती है। तो संवाद से हमें आगे घटित होने वाली घटना की सूचना मिलती है, और दर्शकों को पता लगता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अच्छा, जब फर्स्ट पार्ट देखा तो आपने देखा था कि कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, अब क्यों मारा ये किसी को नहीं पता है ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सस्पेंस रह जाता है। और आप सेकंड पार्ट की 1 साल तक लोगों ने बहुत वेट किया, लोगों ने अब आएगा अब आएगा, हम जानेंगे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और फिर हमें आगे कहानी का पता लगता है। तो संवादों ने उसे इंटरेस्टिंग बनाया। उस फिल्म के संवाद इतने ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले थे कि उस पर इतने मीम्स बने, लोग अपने दोस्तों के भी उस तरह से ही संबोधित करने लगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, संवाद लेखन की सैद्धांतिकी और संरचना। संवाद का अर्थ पहले जान लेते हैं क्या होता है। संवाद होता है सामान्य बातचीत होती है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भाग लेते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, सामने वाला ये भी बता सकता है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, जैसे आप दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो आप पहली बार किसी से मिलने जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनसे ग्रीट करेंगे, संबोधन करेंगे, नाम लेके या कैसे भी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी आप करना चाहें, जिस भी एज ग्रुप का आपके साथ वो व्यक्ति होगा। ठीक है, फिर हम जिस पर्पज से उससे मिलने गए हैं कि हमें किस बारे में बात करनी है आपसे, जैसे मान लीजिए आपको अपने दोस्त से एडमिशन के बारे में बात करनी है, या एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं कि क्या तुमने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, वो बताएगा नहीं भरा है, क्यों नहीं भरा है, अभी तक डेट नहीं आई, या मुझे लिंक नहीं पता है,
ठीक है, तो इस तरह से बातचीत होती रहती है और वो आप उसके विचार जान पाते हैं और वो आपके विचार जान पाता है, और भावों के द्वारा भी, यानी कि फेस एक्सप्रेशन के द्वारा भी आपको पता लगता है कि सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है। तो और संवाद लेखन में ये भी होना चाहिए कि जो संवाद जितना सजीव होगा, सामाजिक होगा, वो उतना ही रोचक होगा। यानी कि सजीव कहने का मतलब है यहाँ पे कि मैंने कोई ऐसे शब्द यूज कर लिए या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर लिए जो हमारे समाज में चलती ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई मान लीजिए किसी फिल्म में कोई शादी का सीन चल रहा है। अब हमारे यहाँ जो ज्यादातर शादी के सीन देखे जाते हैं हिंदू में, मुस्लिम, हिंदू या मुस्लिम्स में, वो हम लोगों को पता है, मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को पता है कि हाँ, हमारे समाज में जो विवाह का संस्कार है वो ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से विवाह होता है, दूल्हा दुल्हन आते हैं, फेरे लेते हैं, अग्नि के फेरे लेते हैं और शादी हो जाती है। या मुस्लिम्स में होता है कि कबूल कबूल हुआ और शादी हो गई। लेकिन अगर क्रिश्चियन तरीके से या फिर मान लीजिए किसी और जो रिलीजन में शादी होती है, या आदिवासी तरीके से कभी कोई सीन दिखा दिया गया वहां पर, तो क्या आप उसे रिलेट कर पाएंगे? आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वहां क्या हो रहा है। तो संवादों में ये चीज भी होनी चाहिए कि आप उससे रिलेट कर पाए। वो आज के जमाने के हों, अगर आज के जमाने के नहीं भी हैं तो उसमें ऐसा कल्चर दिखाया जाए। कल्चर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जो हमारी संस्कृति उसमें दिखाई जा रही है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसके माध्यम से ही हम फिल्म को समझ पाते हैं। तो अगर वो वैसा होगा तो हम उससे रिलेट कर पाएंगे, तो हमें वो और अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। फिल्म, कहानी, नाटक, एकांकी, नुक्कड़, सब में संवाद होते हैं। संवाद के बिना इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संवाद के अभाव में किसी फिल्म या नाटक की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि आप कोई नाटक करने जा रहे हैं या कोई प्ले करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, या फिर आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि उसमें तो कोई डायलॉग ही नहीं है, तो क्या आप उसे देखेंगे? क्या आपको उसमें देखने में भी इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन पहले फिर आप सोचेंगे कि पहले तो मूक फिल्में होती थी, उसमें तो डायलॉग्स होते नहीं थे, लेकिन लोग तो उसे भी देखने जाते थे, तो अब डायलॉग्स का इतना महत्व क्यों है? तो पहले क्या होता था, जब वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनती थी और फिल्में बनती थी जिनमें डायलॉग नहीं होता था, उसमें जो सीन क्रिएट किया जाता था, उसमें ऐसा सीन क्रिएट किया जाता था जिसमें डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें ऐसे एक्शन सीन्स या ऐसी कह सकते हैं कि उसकी जो स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार की जाती थी, पटकथा, ताकि उसमें डायलॉग्स की जरूरत ना पड़े। जैसे आपने चार्ली चैपलिन देखा होगा अगर एक आध वीडियो, तो उसमें चार्ली चैपलिन में आपने देखा होगा कभी वो डायलॉग नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे करता है कि लोगों को हंसी आती है, लोग खुश होते हैं देख के, यार ये तो बड़ी अच्छी कॉमेडी कर रहा है, और पूरे दुनिया में उनका नाम है चार्ली चैपलिन का कि बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। लेकिन डायलॉग तो उन्होंने एक भी फिल्म में नहीं बोला, फिर भी हिट रहा है। तो अब डायलॉग्स की जरूरत क्यों है ना? तो लेकिन अब क्या हुआ कि डायलॉग की जरूरत इसलिए पड़ी कि उस तरह की स्क्रिप्ट लिखना बहुत, मतलब एक टाइम तक तो ठीक था, लेकिन अब हमें नई स्टोरीज चाहिए। ठीक है, एक ही चीज देखते देखते आप बोर हो जाओगे, या कुछ सीन देखते देखते, अब क्या है कि हमारा सोचने का दायरा बड़ा है। ठीक है, हम लोग और नई नई चीजें जानते हैं। 40 के जमाने से लेकर अब तक टेक्निक में इतना ज्यादा विकास हो चुका है, साइंस में इतना विकास हो चुका है, हमारी सोचने समझने की शक्ति में और विकास हो चुका है। ठीक है, और हमारे हम जो लॉजिक सोचते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले उसमें उतना लॉजिक नहीं लगाना पड़ता था, हमें हंसी आ जाती थी, लेकिन अब हम ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। तो हमें तो इसके लिए क्या है, स्क्रिप्ट चाहिए। हमें एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ ठीक है ये होने वाला है। और चार्ली चैपलिन की जो फिल्म्स हैं वो बहुत शॉर्ट हुआ करती थी, और अब क्या है, वो चाहते हैं जो भी डायरेक्टर है कि जो दर्शक है हमारा, वो एक टाइम लिमिट तक हमारी फिल्म देखे, वो थिएटर में रहे, हमारी पूरी फिल्म देखे, और फिर अपने रिएक्शन दे, और अपने और लोगों को भी कहे कि वो थिएटर जाकर उनकी मूवी को देखे। ठीक है, तो संवाद का इसमें रोल ये है फिल्म नाटक में
या इनमें कि इससे क्या पता लगता है कि आगे होने क्या वाला है या क्या क्या हो चुका है, वो भी हमें पता लगता है। करण अर्जुन मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, फ्लैशबैक फिल्म के उसमें बार बार फ्लैशबैक वाला सीन आता है उसमें, ठीक है, देखा होगा आपने। तो फ्लैशबैक जब आता है, जब शाहरुख खान वापस जाता है उस गांव में और वो पत्थरों के बीच में जाता है, तो उसको थोड़ा सा याद आता है, यार इस जगह तो मैं पहले भी आया हूँ। तो वो अपने उसके साथ में जॉनी लीवर होता है, वो उससे डिस्कशन करता है कि यार मैं तो इस जगह पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे काम भी किया है। तो वहां से एक ऊंट की गाड़ी वाला गुजर रहा होता है, कहते हैं हाँ बाबूजी आप ठीक कह रहे हो, आज से 30 साल पहले यहाँ पे पत्थर की खुदाई का काम होता था। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक संवाद हुआ और हमें पता चला, इस संवाद से ये रिवील हुआ, ये इस बात का खुलासा हुआ इस बात से कि शाहरुख खान ने जो सोचा या उसको जो फ्लैशबैक में याद आया है वो बात सच है, यानी वो उस गांव में रह चुका है और शायद ये उसका पुनर्जन्म है। ठीक है, तो इस चीज पे हमारी थोड़ी सी दर्शकों को थोड़ा सा विश्वास होता है। अच्छा जी, अब तो मतलब ये जो अभी थोड़ी देर पहले सीन दिखाया था कि एक पागल सी माँ दिखाई थी और वो सलमान और शाहरुख की करण अर्जुन बोल बोल के वो घूम रही थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे करके, लेकिन यहाँ पे तो उनके दूसरे नाम है, लेकिन अब इनको याद आ रहा है कि यहाँ पे थे, इसका मतलब कि इनमें कोई लिंक है। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी जगती है, आपके अंदर थोड़ा सा ये एक उत्साह जगता है, एक जिज्ञासा जगती है कि हाँ आगे क्या होने वाला है, यार ये उस बुढ़िया वाला से मिलेगा जाके या नहीं मिलेगा, इसको और कुछ याद आएगा नहीं याद आएगा। अच्छा शाहरुख खान को तो याद आ गया, सलमान खान को याद आएगा कि नहीं याद आएगा, या उसको अपना पिछला जन्म याद नहीं आएगा या आएगा। तो इस तरह की चीजें चलती है और आपको और इंटरेस्ट आता है और आप उस मूवी को पूरा का पूरा देखना चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। समाज में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। नाटकों में संवाद का उपयोग सबसे अधिक होता है। इनमें रोचकता, प्रवाह और स्वाभाविकता होनी चाहिए, यानी कि रोचक होने चाहिए, यानी कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, प्रवाह आना चाहिए, यानी कि मतलब फ्लो होना चाहिए, डायलॉग बोलते हुए कोई बीच में कोई अटक कर बोले तो ये नहीं होना चाहिए। जो भाषा का प्रयोग कर रहा है उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग करे कि वो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, अब हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि बार बार किसी को बुरा बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठीक है, बहुत तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका समाज पे असर पड़ता है, हमारे ऊपर भी असर पड़ता है इस चीज का। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो हमारे यहाँ शिष्ट मानी जाती है, यानी अच्छी मानी जाती है और समाज में एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, व्यक्ति, वातावरण और स्थान इनके अनुसार इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से सरल हो। व्यक्ति के अनुसार, यानी कि जो कैरेक्टर वहां प्ले होने जा रहा है उसके अनुसार भाषा होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि कोई पुलिस वाले का जब सीन आता है, आप सिंघम आप सभी ने देखी है, ठीक है, जब पुलिस वाले का उसमें क्या कैरेक्टर दिखाया गया है कि बहुत ही एक स्मार्ट सा पुलिस वाला है, ठीक है, और उसकी विल पावर इतनी अच्छी है कि वो जितने भी बुरे लोग हैं उनके छक्के छुड़ा देता है, यानी वो डरता नहीं है किसी से। ठीक है, अगर वो गलत भी कर रहा है तो भी वो गलत भी करने से नहीं डर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो गलत व्यक्तियों को खत्म कर रहा है, चाहे गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो। ठीक है, तो और इसलिए उसके जो डायलॉग्स हैं आपने देखे होंगे उसके करेक्टर के हिसाब से कैसे हैं। अब वो क्या वो गाली की भाषा का प्रयोग करता है, नहीं करता। वातावरण कैसा है वहां पे, मराठी जो फिल्म बनी है वो एक मराठी जगह पे बनी हुई है, तो इसलिए वो मराठी के डायलॉग्स बोलता है, तो वातावरण वहां पर हो गया। और स्थान, क्योंकि वो पुलिस वाला है इसलिए वो कानून के संदर्भ में बातें करता है और कानून से इतर भी बात करता है। राजनीति की थोड़ी सी वहां पे बात आती है कि वो किस तरह से राजनेता के साथ राजनीति करके राजनेता को मार दे देता है, यानी कि जो नेता होता है उसको वो मार देता है किस तरह से, उसी के तरीके से, मतलब उसको इतना डरा देता है कि वो घर में कैद हो जाता है और उसका एनकाउंटर कर देता है जाकर। ठीक है, तो वहां आप देखेंगे कि भाषा, स्थान और वातावरण तीनों का किस तरह से प्रयोग हुआ, जो सरल था और सभी को समझ में आया। इतनी एंटरटेनिंग मूवी थी वो कि सभी ने देखी और सभी ने पसंद की।
अच्छा, और इसमें कहा गया है कि संक्षिप्त और मुहावरेदार भाषा काफी प्रभावशाली होती है। आता माझी सटकली, सबको याद होगा आता माझी सटकली, यस। ठीक है, तो मुहावरा एक वहां पे यूज किया गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना वो, और सब लोगों को वो पसंद आया और सब लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, मीम्स भी बहुत बने इसके ऊपर। ठीक है, फिर है संवाद को हम अनेक नामों से जानते हैं, वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू, संभाषण इत्यादि। ये कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि की जान है। ठीक है, इसके माध्यम से पात्रों की सोच, चिंतन शैली, तार्किक क्षमता, उनके चरित्र का पता चलता है। नाटकों या फिल्मों के संवाद से कथा वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि पात्र क्या सोच रहा है, वो अगले कैरेक्टर के बारे में क्या सोच रहा है, आपको डायलॉग से ही पता चलता है कि कौन सा जो एक्टर है वो हीरो है और कौन विलन है। कौन वहां पर, हमें डायलॉग से ही पता लगता है कि कौन उसमें कॉमेडियन है, कौन इसमें हीरोइन है, कौन हीरोइन की बहन है और कौन उसकी फ्रेंड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें वहां पे पॉइंट आउट करके नहीं बताया जाता कि ये हीरो है, ये हीरोइन है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताता, आपको सिर्फ डायलॉग से, सीन से, उनके साथ जो बातचीत होती है उससे पता लग जाता है। अच्छा, हीरोइन हीरो के बारे में कुछ सोच रही है, ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि अच्छा हाँ ये इससे प्यार करती है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको उसमें पता लगती है। या विलेन हीरो के साथ क्या करने वाला है, उसको अगर हीरो ने उसके साथ कुछ गलत मतलब बुरा कर दिया, उसका कुछ नुकसान कर दिया, तो वो कैसे रिवेंज लेने वाला है। ठीक है, इसके बारे में भी हमें किससे पता लगता है, डायलॉग से पता लगता है, और हमें पता लग जाता है अच्छा ये वाला विलेन इतना खूंखार है, ये वाला इतना पावरफुल है, ये ऐसा कर सकता है, ये वैसा कर सकता है। ठीक है, जैसे किसी नेता को विलेन दिखा दिया है तो उसकी पावर अलग होगी। ठीक है, वो आप देख लेंगे, कोई डॉन वाला आ गया उसमें अगर विलेन, तो उसकी पावर्स अलग होंगी। तो हमें कैसे पता लगता है, हमें संवादों के माध्यम से पता लग जाता है कि वो आगे क्या करने वाला है और वो किस तरीके से हीरो को नुकसान पहुंचाने वाला है, नायक को। ठीक है, या उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो हमें संवादों के माध्यम से पता चल जाता है। इसलिए कथा वस्तु का निर्माण करते हैं कि आगे क्या हो रहा है, या स्टेप बाय स्टेप चीजों को करने में ये सहायता करते हैं। संवाद में स्वाभाविकता होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, यानी कि भाषा कोई क्लिष्ट टाइप नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कई बार मुझे और बच्चों ने भी कहा कि एसएल की जो बुक्स हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं उसमें जो हिंदी की बुक्स में जो भाषा लिखी होती है वो तो हमें समझ में ही नहीं आती। ठीक है, और जो हम बोलते हैं वो अलग होती है और जो उसमें लिखी गई है वो थोड़ी अलग होती है, हमें कम समझ आती है। तो फिल्मों में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्म क्या है, फिल्म एक जीवंत जीवंत एक कला है, जीवन कला है। ठीक है, उसको एकदम व्यावहारिक तरीके से हमें देखना चाहिए, स्वाभाविक उसमें संवादों की भाषा रखनी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम आज के जमाने में बात कर रहे हैं। अगर आज के जमाने के लिए हम कोई पीरियड फिल्म है, जैसे जोधा अकबर थी या रामायण है या झांसी की रानी अभी आपने देखी होगी, तो उनमें क्या है, उनमें बेशक अंग्रेजी का प्रयोग नहीं है, लेकिन क्या उसकी भाषा ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही। अभी आपने देखा होगा रामायण धारावाहिक चला के, हाँ अभी कल ही खत्म हुआ है वो। ठीक है, सभी ने देखा होगा मुझे लगता है। तो उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया, क्या वो भाषा आपको समझ में नहीं आई? सभी को समझ में आई होगी मुझे लगता है, लेकिन क्या था, एक एक चरित्र के हिसाब से उसमें भाषा का प्रयोग किया गया था। बच्चे अगर भाषा का प्रयोग करते हैं, बात करते हैं, तो किस तरह से बात करते हैं, अभी लव कुश वाले सेगमेंट में आपने देखा होगा कि कैसे उन्हें किस तरह के डायलॉग दिए गए थे। तो बिल्कुल बाल सुलभ डायलॉग थे कि बच्चे आपस में जैसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, जब वो घोड़ा पकड़ लेते हैं तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग आया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वो घोड़ा पकड़ लेते हैं तो उनमें से एक कहता है, मतलब और बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं कि तुमने राजा का घोड़ा पकड़ लिया, राजा आएगा तुम्हें मार डालेगा, हमें तो मरना नहीं है। तो उसमें लव या कुश में से कोई कहता है कि अरे यार तुम अपनी मोटी बुद्धि पे इतना भार मत डालो। वो डायलॉग इतना फनी था, लेकिन हाँ बच्चों में ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, तो एकदम स्वाभाविक था कि हाँ इस एज ग्रुप के बच्चे हैं तो वो ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसमें बहुत लंबा उसमें संवाद नहीं था। ठीक है, लंबे लंबे कठिन और उलझे हुए संवाद नहीं थे, बनावटी नहीं था, बहुत नेचुरल लग रहा था।
अच्छा संवाद लेखक ही नाटक, रेडियो नाटक, एकांकी, कथा कहानी या फिल्म संवाद लिखने में कुशलता हासिल कर सकता है। ठीक है। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज्यादा संतुलित और सारगर्भित होगी। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में अंतर होगा। दो मित्रों या महिलाओं की भाषा अलग प्रकार की होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं उनकी भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य है कि संवाद लेखन में पात्रों की लिंग, उम्र, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य सजीव हो, शैली सरल, भाषा बोधगम्य, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम हो, संवाद के बड़े वाक्य ना हो, संक्षिप्त प्रभावशाली हो, मुहावरेदार रोचक हो, यथास्थान उनका प्रयोग हो। ठीक है। जिस भी प्रकार का लेखन हम जिस भी प्रकार का नहीं, संवाद लेखन की बात कर रहे हैं। ठीक है। संवाद लेखन हम जिस भी प्रकार के करैक्टर के लिए करने जा रहे हैं, तो संवाद लेखक को इतना ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए कि उसे पता रहे कि ये लाइन बोलने के बाद सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि वो लाइन भी उसे खुद ही लिखनी है। ठीक है। कोई दूसरा आके नहीं लिखेगा। तो यानी कि मान लीजिए शोले फिल्म की बात करते हैं। शोले फिल्म में क्या था, गब्बर का सीन आता है, बसंती को पकड़ लिया है। ठीक है। वीरू को दोनों हाथ बांध दिए हैं और अब गब्बर कह रहे हैं कि बसंती तुझे नाचने का बहुत शौक है तो नाच, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक ये जिंदा रहेगा। ठीक है। ये सीन आ गया। अब गब्बर ने बसंती को बोला है डांस करने के लिए, लेकिन और जो वीरू है वो बसंती को पसंद करता है। तो वो क्या डायलॉग करता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, जो गब्बर क्या कह रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है बसंती को कि बसंती नाच। ठीक है। लेकिन वीरू का रिएक्शन कर, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक्शन का एक रिएक्शन आया यहाँ पे फटाफट से। तो क्या हुआ, यथास्थान है, ऐसी जगह पे ऐसा डायलॉग्स का यूज यहाँ पे हुआ। और उसने ये जो गाली वाला वर्ड है किसके लिए यूज किया, विलेन के लिए यूज किया। ठीक है। शत्रु था वो उसका। ठीक है। दुश्मन है, दुश्मन के लिए उसने, हीरो ने ऐसी लैंग्वेज का यूज किया तो वहां पे एक्सेप्टेबल हो गया वो। लेकिन क्या वो अपने दोस्त के लिए ऐसी भाषा यूज करेगा, नहीं यूज कर सकता वहां पर। ठीक है। तो इसलिए स्थान का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कहाँ पे किस तरह की भाषा आनी चाहिए। कई जगह पे पॉज भी होते हैं और पॉज का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे समाज में। अब वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। हमारे भारतीय सिनेमा में संवाद लेखन के लिए कोई सुनियोजित नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं बनाए गए हैं। ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे नियम या सिद्धांत है जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती या जिन्हें मानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। जबकि जो हॉलीवुड की फिल्में बनाई जाती हैं इन पर काफी किताबें लिखी गई हैं डायलॉग्स राइटिंग पर। वहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग एक अलग ही तरह का स्किल है जिसको लोग सीखते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग में आता है। हाँ, क्रिएटिव राइटिंग में वहाँ पे प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशन है वहाँ पर, प्रोफेशनल कोर्सेज इसके लिए बकायदा कराए जाते हैं। भारत में अभी तक इसका खास विकास नहीं हुआ है। ठीक है। अगर कोई खुद ही अपने आप से टैलेंटेड है और किसी के कुछ मतलब लिंक्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में और वो क्रिएटिव है तो उसके डायलॉग्स वहाँ पर चल जाते हैं, हाँ वो डायलॉग राइटर बन जाता है। लेकिन क्रिएटिव होना उसके लिए एक मस्त चीज आपको चाहिए ही चाहिए, क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि कहानी, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों से, संवाद का अर्थ जो आपने लिया। कहानी पाठकों के लिए लिखी जाती है और संवाद जो है वो दर्शकों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है। कहानी तो क्या है, पढ़ा है आपने, और संवाद क्या है, वो कैमरे के एंगल से लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है, दर्शकों के लिए, क्योंकि वो जाके उसे देखेंगे। क्योंकि फिल्म क्या है, एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। फीचर फिल्म, टीवी धारावाहिक, कहानी और डॉक्यूमेंट्री में जो संवाद है वो दृश्य श्रव्य माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसलिए इनके संवादों के साथ साथ और क्या चीजें जुड़ी होती हैं, उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में पीछे से दुम तना सा आता है। ठीक है। जब आप सीरियल देख रहे होते हैं, साउंड मिक्सिंग होती है, एक्शन सीन है तो डिशुम डिशुम वाला वॉल्यूम आने लगता है। ठीक है। मौन भी आता है जैसे कहीं कहीं, यानी कि पॉज होता है।
ठीक है, पॉज जुड़ा होता है। पॉज का मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, उदाहरण की, जैसे आपने सब लोगों ने फिल्म देखी होगी सूर्यवंशम, ठीक है। सूर्यवंशम फिल्म में क्या होता है, एक सीन आता है जब वो हीरा ठाकुर अपने पोते से स्कूल में मिल के आते हैं और उसको हाथी पे सैर करा देते हैं। फिर बाद में उन्हें पता लगता है अच्छा ये मेरा पोता है, तो वो तो जब वो घर लौट कर आते हैं तो वो अपने छत पे टहलते हैं, सोचते हैं यार मेरा पोता इतना बड़ा हो गया, मैंने तो उसे देखा ही नहीं, और वो तो कितना मतलब तमीजदार है, और मैंने अपने बेटे को ऐसे घर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जिससे हमें पता लगे वो सोच क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपने पोते से मिलकर आए हैं, और वो पोता जो है वो उनके उस बेटे का बेटा है जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया निकम्मा कहकर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई संवाद नहीं है, कोई पात्र नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है आ करके कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आता है। तो दर्शक क्या है, दर्शकों को समझ में आता है कि हाँ बहुत गंभीर बात हो रही है। हीरा ठाकुर का जो एक्सप्रेशन आता है फेस पर, उससे पता चलता है कि वो गहन चिंतन कर रहे हैं अपने पोते के बारे में, अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं कि वो लोग, उसे तो मैंने निकम्मा सोचकर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली, इतना इतना वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया, उसका बेटा हो गया, उसे इतने अच्छे संस्कार दिए कि उसने इतने तमीज से मुझसे बात की, अपने बेटे का नाम उसने मेरे नाम पे रख दिया, ठीक है। यानी कि सूर्यवंश की परंपरा को उसने कायम रखा और उसे अच्छे संस्कार दिए। ये सारी बातें वो सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई डायलॉग नहीं है। इन सारी बातों को हम अपने आप समझ लेते हैं आधी फिल्म देखने के बाद, यानी कि उस फिल्म से पहले जितने भी सीन्स हुए इनकी वजह से। अब आते हैं संवाद की परिभाषा पे, क्योंकि हम यहाँ पे संवाद की सैद्धांतिकी की बात कर रहे हैं, तो संवाद लेखन के अर्थ को जानने के बाद हम संवाद की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी आपको कुछ परिभाषा तो देनी ही पड़ेगी। तो दो पात्रों की आपसी बातचीत संवाद कहलाती है। संवाद का एक पात्र किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है, तो दूसरा पात्र उसके कथन पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोरोना पे बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने बताया कि हाँ कोरोना के बारे में ऐसे ऐसे बात है, मतलब मैं कोरोना से ये समझती हूँ, ऐसे फैलता है, ऐसे फैलता है, हमारे यहाँ एरिया में कहाँ कहाँ किस किस को कोरोना हो गया। तो मेरी बात सुनने के बाद आप अपना रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अच्छा हाँ कोरोना इस बीमारी के बारे में हमने भी सुना है, पहले ये चाइना में था, फिर कहाँ था, फिर आपके पास जो भी नॉलेज होगी उसके बारे में वो आप मुझे बताएंगे उसके बारे में। फिर आप जैसे मैंने बताया अपने एरिया में, मेरे एरिया में कहाँ कहाँ किसको कोरोना हो गया, आप भी बता रहे हैं मुझे कि किस किस को कोरोना हो गया। तो इस तरह से संवाद शुरू हो जाता है, हम अपने विचार आपस में व्यक्त करने लगते हैं, ये संवाद है। तो संवाद की भाषा देते हुए एल्विन आर ब्लैकर सिर्फ बोलने को संवाद नहीं मानते, वो कहते हैं कि बोलना जो है वो अर्थफुल होना चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए, वही संवाद है। कुछ भी अनर्गल हम बोल रहे हैं, मीनिंगलेस कुछ भी बोल रहे हैं, वो संवाद नहीं कहलाएगा। संवाद जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि डायलॉग इज नॉट कन्वर्सेशन, while it may create the illusion of conversation, it is selected, ordered and purposeful, ठीक है। वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, दर्शक पर प्रभाव डाल पाएगा। इसलिए डायलॉग क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। हमारे जो एक भारतीय चिंतक हैं, उन्होंने संवाद की शक्ति के बारे में क्या लिखा है कि संवाद क्यों एक पावरफुल चीज है। उन्होंने कहा है कि संवाद अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन संवाद अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन होते हैं, जिनके द्वारा नाटक, फिल्म या टेलीविजन धारावाहिक के चरित्र एक दूसरे से अपनी आंतरिक भावनाओं, विचार, दर्शन आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। इन्हीं संवादों के द्वारा व्यक्ति या चरित्र की अपनी एक अलग पहचान होती है। यानी कि जो फिल्म में या टेलीविजन में हम देखते हैं कैरेक्टर्स को, जो जिस तरह के डायलॉग डिलीवरी उनके होती है, उससे हम समझ पाते हैं कि वो विलन है, पहले बताया था मैंने, ठीक है। व्यक्ति या चरित्र की अपनी एक अलग पहचान होती है, यानी डायलॉग डिलीवरी से हम पहचान पाते हैं कि रावण है, राम है, लक्ष्मण है, हनुमान जी बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि हर एक का डायलॉग क्या है, उनकी
चरित्रगत विशेषताओं को बता रहा है। जैसे रावण है, रावण वहां पर रामायण में एक विलन है, ठीक है, खलनायक की भूमिका है उसकी। अब खलनायक का चरित्र हमने अगर गढ़ा है तो क्या है, खलनायक ऐसा व्यक्ति होगा जो देखने से बहुत क्रूर रखता होगा, दूसरे पे बहुत अत्याचार करता होगा, अपनी शक्तियों पर उसको बहुत ज्यादा घमंड होगा, ठीक है। इस तरह का करेक्टर है हमारे पास रावण का, ठीक है। अब वो राम के लिए उसके मन में क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। राम की बीवी को भी वो किडनैप करके ले आया, हरण कर लिया उन्हें सीता जी का। अब जब राम जी ने चढ़ाई कर दी तब उसके पास और गुस्सा आ गया और राम जी ने उसके कुछ बेटों को भी मार दिया। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि राम ने ऐसा कर दिया, अब तो मैं राम को खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब उसके अंदर और ज्यादा घमंड है कि भाई मेरे पास तो 10 सिर है, मुझे तो कोई मार नहीं सकता, घमंड उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उससे क्या पता लगा उसके करेक्ट तो, लेकिन ये चीजें हमें बताई तो नहीं गई भाई। रावण सागर ने आके ये हमें लिख के तो नहीं दिया हमें आके कि हाँ भाई अच्छा रावण का करेक्टर है, ऐसा ऐसा है इसमें, ये बहुत घमंडी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसने लिख के तो हमें कुछ नहीं दिया। ये हमने कैसे जाना, जैसे जैसे हम सीरियल्स देखते गए, एपिसोड एपिसोड हमने देखे तो हमें पता लगा अच्छा रावण एक ऐसा करेक्टर है जो साधुओं पे अत्याचार करता है, ठीक है। और इसे राम से बहुत ज्यादा नफरत है और इसे इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इसलिए इसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड है, इसे अपने बेटे पे बहुत ज्यादा घमंड है, इसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, इसे ये भी घमंड है कि इसने देवताओं को बांध के रखा हुआ है अपने यहाँ, तो इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती है। इस तरह से उसको हमें पता लग जाता है इस कैरेक्टर की ये विशेषताएं हैं। अच्छा ये वाला जो डायलॉग था कि इसने अपने आप देवताओं को बांधे हुए रखा है, ये एक बार वो खुद भी कहता है और ये डायलॉग एक दो बार किसी और के मुंह से भी कहलवाए गए। तो हमें किससे पता लगा, डायलॉग से भी ये चीजें पता लगी, क्योंकि ये चीजें दिखाई नहीं गई थी कि उसने बांध के रखा हुआ है देवताओं को, ठीक है। तो अच्छा जब बार बार उसके, और ये कैसे पता लगता है कि वो राम के प्रति उसका ये दुश्मनी वाला भाव है कि राम को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि जैसे ही कोई बोलता है कि श्री राम के यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो वो बोलता है श्री मत कहो उसे, ठीक है, बार बार बोलता है श्री मत लगाओ उसके आगे, राम कहो सिर्फ। तो हमें पता लगा अच्छा इसकी इतनी ज्यादा दुश्मनी है राम से कि वो उसके नाम, राम के नाम के आगे वो श्री भी नहीं सुनना चाहता, ठीक है। तो हमें इस तरह से पता लगता है कि हाँ उन दोनों के बीच में इतनी तगड़ी वाली दुश्मनी है और उनके बीच में लड़ाई होने वाली है और नहीं पता कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि रावण की शक्ति भी दिखा दी गई, भाई इतनी ज्यादा शक्ति है, और राम को तो भगवान वहां पे दिखाया ही गया है। अब आ जाते हैं संवाद की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संवाद की विशेषताएं, संवाद में प्रवाह होना चाहिए, प्रवाह, क्रम, तर्क सम्मत और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। प्रवाह यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर रोमांटिक सीन दिखा रहे हैं तो उसमें रोमांटिक डायलॉग होना चाहिए। हम आपके हैं कौन सभी ने देखी होगी, तो जब थोड़ा सा टाइम मिलता है और जब वो सीन दिखाया जाता है जब सलमान खान और माधुरी दीक्षित बात कर रहे होते हैं तो वहां पे डायलॉग्स बहुत अलग टाइप के होते हैं, कुछ रोमांटिक टाइप डायलॉग होते हैं, ठीक है। तो उससे पता लग, तो एक सीन आता है जिसमें वो पूछती है अच्छा मतलब कुछ आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, तो वो पूछती है कि हम आपके हैं कौन। तो हमें पता लगता है अच्छा सीक्वेंस से हमें पता लग जाता है हाँ इनके बीच में एक रोमांटिक फीलिंग चल रही है, ठीक है। जो दर्शक है वो समझ जाता है इस चीज को। अच्छा अगर रोमांटिक सीन नहीं है कोई, मान लीजिए एक्शन सीन होने वाला है और हमें पता लगने वाला है कि ये लड़ाई होने वाली है, जैसे सिंघम मूवी में है अजय देवगन जो जो भी विलन है उसका कुछ उसको डरा देता है, जब वो एक सीन आता है जहां वो भाषण देने जाता है चुनाव के लिए और वो अपने और भाषण खत्म हो जाता है, वो वापस जा रहा होता है कार में और वो कुछ बोलता है फोन पे उसे डराने के लिए कि हाँ हाँ आजकल गाड़ियों में बॉम्ब भी रखे जाने लगे हैं। तो विलन में इतना ज्यादा खौफ सा होता है, पता उसके लिए थोड़ा सा डर आ जाता है कि हाँ ये कुछ भी कर सकता है, मेरी इसने इतनी सारी चीजें तबाह कर दी, तो हो सकता है इसने मेरी गाड़ी में बॉम्ब भी रख दिया हो, मैं तो चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ, मैं तो कुछ हथियार वगैरह भी लेकर नहीं आया और हो सकता है मेरी गाड़ी में बॉम्ब रख दिया हो। तो वो सीन बहुत
मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि कैसा उसका फेस एक्सप्रेशन है, अरे डरा हुआ ऐसे ये वो, होता वहां कुछ नहीं है। तो हंसी भी आती है कि यार कैसा विलन है यार, ये तो डर गया, इसकी तो हवा ही खिसक गई। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। फिर संवाद में देश काल व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए, यानी कि जहां वो हो रहा है, यानी कि जहां पर जिस देश को लेकर वो फिल्म लिखी जा रही है, ध्यान में काल क्या है, व्यक्ति और विषय। जोधा अकबर मूवी थी, ठीक है। जोधा अकबर मूवी में क्या दिखाया गया कि अकबर जो है वो मुस्लिम फैमिली से है, ठीक है, और जो जोधा है वो हिंदी फैमिली से शादी करके वहां आती हैं। तो दोनों की लैंग्वेज में आप देखना फर्क होगा। जो अकबर संवाद बोलेगा उसमें उर्दू के शब्द ज्यादा होंगे, और जो जोधा शब्दों का प्रयोग करती है संवाद में उसमें हिंदी के शब्द ज्यादा होते हैं। काल, क्योंकि वो एक पीरियड फिल्म थी, जोधा अकबर एक पीरियड मूवी है, तो उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, और अंग्रेजी का प्रयोग उस समय हम आज की तरह नहीं करते थे, ठीक है। इसलिए काल का भी हमें ध्यान रखना होता है। जो स्क्रिप्ट राइटर है, डायलॉग राइटर है, वो याद जो स्क्रिप्ट राइटर है वो याद रखेगा, एक्सक्यूज मी एक मिनट, हाँ जी, स्क्रिप्ट राइटर है वो ये याद रखेगा कि कौन से समय की हम फिल्म, कौन से समय का फिल्म पटकथा में फिल्म में प्रयोग होने वाला है। अगर रामायण काल की बात होती है तो रामायण काल में संस्कृत के शब्दों का, तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। जोधा अकबर वाली मूवी में क्योंकि मुगलों के जमाने की मूवी है तो वहाँ उर्दू शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उस समय पे उर्दू फारसी ज्यादा चलती थी, ठीक है। व्यक्ति कौन सा है, मुगले आजम देखी होगी आपने, अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग मूवी है बहुत। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति के हिसाब से जलने लागी, ठीक है, सबने देखा होगा। तो जब उस तरह का संबोधन दिया जाता है तो उस कैरेक्टर की पावर का भी पता चलता है, ठीक है। तो व्यक्ति के अनुसार लिखा होना चाहिए कि जो उसको सूट करे, उसके कैरेक्टर को सूट करे। जैसे कॉमेडियन के बारे को आप देखते हैं तो कॉमेडियन को हमेशा कुछ ऐसे डायलॉग्स दिए जाते हैं कि आपको देखकर हंसी आए, उसके एक्शंस को देखकर, उसके डायलॉग्स को सुनकर आपको आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, तभी तो कॉमेडियन का रोल सक्सेसफुल होगा, ठीक है। वरना तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन उसके अनुसार भी लिखना चाहिए। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विषय के अनुसार हो। विषय क्या है, जैसे रोमांटिक सीन है तो उसके अनुसार हो, ठीक है। और या फिर कुछ गंभीर बात चल रही है, अब जैसे किसी के मरने का सीन है, ठीक है, अब वहां पे कॉमेडी तो हो नहीं सकती, तो वहां पे कुछ ऐसी बातें होंगी कि हाँ लगे कि हम किसी को सांत्वना दे रहे हैं, किसी को ढांढस बंधा रहे हैं, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, किसी के जाने का बहुत ज्यादा अफसोस है, ठीक है। तो सीन के अनुसार हमें सारी चीजें लिखनी होती हैं। तीसरे पे आते हैं संवाद। तीसरी विशेषता है कि संवाद सरल भाषा में होने चाहिए। अब मान लीजिए आप पीरियड फिल्म के बारे में संवाद लेखन कर रहे हैं, रामायण के बारे में, और आपने वहां संस्कृत के डायलॉग भर भर के लिख दिए, और संस्कृत के ऐसे वर्ड लिख दिए जो आज के जमाने में किसी ने सुने भी नहीं है, तो क्या किसी को रामायण समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें संस्कृत के शब्दों को प्रयोग तो करने हैं, लेकिन ऐसे प्रयोग करने हैं जो आज भी समझ में लोगों के आ जाएं, ठीक है। या फिर जोधा अकबर में अगर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू फारसी शब्दों का, तो उर्दू या फारसी के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि लोगों को डिक्शनरी में ढूंढना पड़े, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट जरा देख लेते हैं। तो क्या आप मूवी अच्छी तरीके से देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसलिए भाषा ऐसी हो जो स्वाभाविक हो, जो आज प्रचलित शब्द हैं उन्हीं के अनुसार भाषा संवादों की होनी चाहिए, कैरेक्टर के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। चौथी बात है आपके विशेषता में, संवाद में जीवन की जितनी स्वाभाविकता होगी, चिंगम के मैं नाम बोल रही हूँ जिसमें, चलिए अभी नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। कोई, अब बाजीराव मूवी होगी आपने, ठीक है। बाजीराव मस्तानी मूवी में क्या होता है, बाजीराव का जो रोल आपने देखा होगा, बाजीराव का कैरेक्टर कैसा दिखाया है, मराठा है, ठीक है, मराठा है, कैसा मराठा है,
सैनिक है, सेनापति है, लड़ने में बहुत कुशल है, ठीक है, बोलता है तो एकदम आखड़ होकर बोलता है, ठीक है। की चाल, चील की नजर, बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, तो तलवार सटीक से। और फिर आते पानी आती है तो हैं, मस्तानी को शादी करके ले आते हैं, तो बीवी होती है पहले, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल सीन, तो उस सीन के बाद आपको वो उस बहुत दिन बाद मिलने जाते हैं तो मेरे क्या कमी, राजस्थी है वो, अरे यार ये तो इसलिए कि सामने वाला के अंदर इस चीज का भय ना हो कि यार इतना बड़ा आदमी है, बात कैसे करूं, ऐसा नहीं होता था, वो बहुत प्यार से बात करते थे। तो उस मूवी में जो सीन की बात कर रहे थे हम, वहां क्या होता है, वहां पर जीवन में जितनी एक मिनट, तो उस सीन में ये दिखाया गया कि अब वो उनसे बात नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। बाजीराव मस्तानी की बात कर रहे थे, बाजीराव मस्तानी में जो वो सीन आता है कि जो कैरेक्टर है वो कैसा कैसा वो रिएक्शन देता है जब बाजीराव मस्तानी जब बाजीराव मस्तानी नहीं, बाजीराव की और उनकी पहली पत्नी की बातचीत होती है, तब वो ये जान पाते हैं, तब हमें पता लग पाता है कि अब वो मना कर देती हैं। एक डायलॉग वो सीधे सीधे डायरेक्टली उनसे कहती हैं कि वो आज के बाद आप इस रूम में नहीं आएंगे। तो ये डायलॉग बोलने का क्या मतलब था कि आज के बाद मेरा आपका संबंध पति पत्नी वाला खत्म हो जाए, आप आज से मुझसे अलग रहिए, अपनी दूसरी बीवी के पास रहिए। तो क्या था, ये एक स्वाभाविक चीज है, उसका एक रिएक्शन आया कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा, मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए आप अलग ही रहिए। पांचवी चीज है संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो, ठीक है। ऊपर लिखी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें उनके जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की शैली को आपको और बताना चाहूंगी, देखिए जब हम फिल्म लिखते हैं या टीवी धारावाहिक लिखते हैं, ठीक है, माध्यम में क्लास छोड़ के जा रहे हैं, देखिए क्लास ये लास्ट तक लीजिए, मैं लास्ट में आपको ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो भी, और एक ये दूसरी फाइल मैंने बनाई है ये भी मैं आपको शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपके एसएल में आपका जो पटकथा लेखन का ये पेपर है, इससे रिलेटेड नहीं है, सामग्री मैंने ढूंढ कर, इसलिए आपका फायदा लीजिए और ये आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। आज के 15 मिनट में आपकी मेरी बातचीत होगी, तो प्लीज, ठीक है। तो पटकथा है, ड्रामा है, ये सब। फिर पटकथा में क्या सीन है, जैसे गांव, पटकथा में हो गया कि हमें गांव का सीन दिखाना है, तो उसमें जो पटकथा लेखक है वो लिखेगा कि अब गांव का सीन आता है, धूप हो रही है, झोपड़ी दिखाई, हल जोत रहा है और गाय घूम रही है गांव में, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं और मिट्टी के घर हैं, ठीक है, छप्पर डले हुए हैं। तो इस सीन को देख के हाँ हमारे दिमाग में आता है, अच्छा हाँ ठीक है ये गांव है, ताकि लोगों को रियल लगे, हालांकि वो रियल गांव नहीं है लेकिन लोगों को रियल हो, उस पर बिलीव हो कि ऐसा दृश्य लाया जाता है। उसके बाद जब संवाद लेखन हम करते हैं तो संवाद लेखन में ये लिखा होता है कि कहाँ खड़े होकर जो हीरो है वो डायलॉग बोलेगा। जैसे शोले फिल्म है, शोले फिल्म में
आपने सीन देखा होगा, वीरू टंकी पे चढ़ जाता है, तो ये कि एक सीन है टंकी पर जहाँ हीरो आत्महत्या के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। और गांव वाले यहाँ यहाँ खड़े होंगे, बसंती कब आएगी और मौसी कब आएंगी और वीरू उसका दोस्त ही है, ठीक है। इस तरह के डायलॉग्स वो बोलता है, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा फनी भी है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट आता है, अरे यार कितना फनी सीन है, ठीक है, ये मरने जा रहा है लेकिन इतने तरीके से, और उसका दोस्त उसका थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाता है। और बसंती बोलती है जय को कि आप जाके उसको बचाते नहीं, आपका दोस्त है। अरे मरने दो साले को, बहुत नौटंकी करता है, ठीक है। इस तरह के डायलॉग्स आते हैं उसमें। तो क्या किया, पटकथा में सिर्फ एक सीन के बारे में बताया गया था कि पानी की टंकी, गांव का सीन है, पानी की टंकी है, पानी की टंकी पे वीरू चढ़ा हुआ है, हाथ में शराब की बोतल है, वो झूम रहा है नशे में, ठीक है, और वो इस तरह से डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। और उसके दोस्त का क्या रिएक्शन होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, बसंती का एक्सप्रेशन क्या होगा। बसंती का एक्सप्रेशन बहुत चिंता वाला होगा कि यार वो तो मर जाएगा, इस तरह से वो डर रही है, ठीक है। मौसी का बहुत गुस्से वाला रिएक्शन होगा कि क्या ये पागलपन कर रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है पूरे गांव भर में कि मौसी ऐसा कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी संवाद लेखक को मेंशन करनी होगी अपनी संवाद वाली स्क्रिप्ट में, ठीक है। फिल्मी कथा साहित्य कथा से अलग होती है, यानी कि जब हम ऐसे स्टोरी बुक, अगर बुक्स में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वो अलग होती है, और फिल्म में जो कथा होती है वो अलग होती है। जैसे मैंने बताया कि फिल्म की जो कथा साहित्य है वो तो हम किताबों में पढ़ते हैं और एक लेखक और पाठक का संबंध बनता है, लेकिन जो फिल्म में क्या होता है उसमें डायरेक्टर और दर्शक का, फिल्म और दर्शक का एक कनेक्शन बनता है। तो क्योंकि अगर हमें नहीं पसंद आया तो हम तो छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। फिल्मी कथा में आरंभ, मध्य तथा अंत होना अनिवार्य है। आरंभ यानी कि स्टोरी बहुत आराम से शुरू हुई, ठीक है, हीरो हीरोइन मिले हैं लेकिन झगड़ा हो रहा है, ठीक है। फिर मध्य आता है यानी कि क्लाइमैक्स वाला सीन आता है कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अरे हीरो तो मरने वाला है, हीरोइन अकेली रह जाएगी, क्या होगा क्या होगा, सस्पेंस क्रिएट होता है। और फिर आप आते हैं अंत की ओर, फिर हैप्पी एंडिंग होती है, आप लोग देखते हैं, ठीक है, हैप्पी एंडिंग पे आ गए। फिर कथा में मनोरंजकता, मतलब बहुत एंटरटेनिंग होना चाहिए, ठीक है। फिल्में क्यों चलेंगी, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से। तो इसलिए संवाद ऐसे लिखे होने चाहिए जिससे दर्शकों का एंटरटेनमेंट हो। देखिए, जब पटकथा लिखी जाती है तो पटकथा में दो तरीके होते हैं पटकथा लिखने में। एक होता है वन लाइन स्क्रीन प्ले, मैं इसको आपको शेयर कर रही हूँ, एक मिनट जरा। जी, आपके पास कंटेंट आ गया है, ठीक है जी। पटकथा लेखन के दो तरीके हैं, एक वन लाइन स्क्रीन प्ले, दूसरा संपूर्ण पटकथा। पटकथा फिल्म निर्माण में फिल्म के सभी विभागों का मार्गदर्शक सिद्ध होती है। पटकथा में दृश्यों की श्रृंखला होती है, यानी कि पहले ये सीन आया, फिर ये सीन आया, फिर ये सीन आया, तो कम से कम 90 to 100 सीन्स होते हैं। आपने फिल्म देखी होगी लेकिन कभी इस चीज को काउंट नहीं किया होगा कि कितनी बार सीन चेंज हो गया, ठीक है। अब की बार जाएगा मूवी थिएटर में मूवी देखने तो प्लीज सीन काउंट करके आएगा, आपको पता लगेगा कि डायरेक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, फिल्म के सेट लगाने पड़ते हैं। अब तो काफी आप फिल्म मेकिंग भी देख सकते हैं, अब तो ये भी आता है। तो पटकथा में आप सारी चीजें देखते हैं कि कैसे क्या आइडिया लेके बनाया गया है। और एक चीज और फिल्मों में बहुत पॉपुलर थी पहले बहुत ज्यादा, अब ये बात काफी कम हो गया, कि क्या मैसेज दिया जा रहा है। इस पर भी कहानी बेस्ड होती थी कि हम फिल्म के थ्रू क्या मैसेज हम सोसाइटी में दे रहे हैं, समाज को क्या मैसेज हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जो स्क्रिप्ट है यानी पटकथा जो है वो कल्पनावादी भी हो सकती है, यानी कि हमारी क्रिएटिव हमारी थिंकिंग हो सकती है। जैसे बाहुबली वाला कैरेक्टर जो है वो रियल नहीं है, वो एक क्रिएशन है, कल्पना की गई इस चीज की कि ऐसा एक कैरेक्टर दिया है जो एकदम रियल लगे और लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हों, ठीक है। इसके अलावा फिल्म लेखन में क्या आ गया फिर, संवाद, ठीक है। संवाद का कार्य फिल्म कथा का विकास करना होता है, किसके द्वारा, जो डायलॉग्स बोले जाते हैं उसके द्वारा, जो फेस एक्सप्रेशन होता है उसके द्वारा, जो वो ड्रेसअप करता है उससे भी काफी फर्क पड़ता है, ठीक है।
कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। भाई गरीब हीरो है, अमीर हीरोइन है, तो समझ में आ जाता है हमें कैसे कपड़े से थोड़ा कि, और वो कैसी जगह पर है, वो गुंडों से लड़ रहा है, ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लग जाता है अच्छा हीरो तो बहुत यार ये तो बहुत लोअर क्लास है और हीरोइन तो बहुत हाई क्लास फैमिली से है, तो क्या क्या ये लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। ठीक है, हीरो कहाँ फंस गया, हीरोइन कहाँ फंस गई, कुछ ना कुछ होता रहता है और फिर एंड में वो लोग मिल जाते हैं और हम पूरी फिल्म देखते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो जो डायलॉग्स हैं वो किसके अनुसार होने चाहिए? पहला, पात्रानुकूलन, जो करेक्टर है उसके अनुसार होना चाहिए, जो सीन दिखाया गया, जो इमोशंस दिखाए गए हैं। अब अगर कोई रोमांटिक सीन चल रहा है या कोई लव सीन चल रहा है तो हीरो एक्सप्रेस करता है अपना लव कि हाँ हीरोइन के सामने कि हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये मैं बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। तो इस तरह के वो अपने इमोशंस उसके बारे में बताता है उसको। ठीक है, या फिर माँ बेटे का सीन हो गया, माँ बहुत प्यार करती है अपने बेटे को, बेटा बहुत माँ की फिक्र करता है, तो इस तरह के भावनात्मक सीन वहां दिखाए जाते हैं। संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट होने चाहिए, यानी कि बहुत लंबे लंबे 5-5 लाइन के डायलॉग बोल दिए, नो। ठीक है, प्रतीकात्मकता होनी चाहिए, यानी कि सिम्बलाइजेशन होना चाहिए। जैसे सिम्बलाइजेशन किस तरह से होगा, आप लोग सोचिए इस चीज को। ये सीन आता था कि हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, पार्क में मिलते थे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बात वो हमेशा पार्क में मिलते थे। गाना हो रहा है, पेड़ पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं, कभी इस पेड़ के पास कभी वहां डांस हो रहा है। अब बीच में एक सीन आता था, सबने देखा होगा, 2 फूल आते हैं, ठीक है, 2 फूलों को ऐसे कर दिया जाता है देखा होगा सभी ने एंड में वो। तो उस सीन से क्या है, वो प्रतीक है कि हाँ वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो वो प्रतीकात्मकता है वहां पे। एक सूत्रता, यानी कि एक सूत्रता होनी चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि एक सीन यहाँ, एक सीन वहां, पार्ट उसमें इंक्लूड कर दिया, कुछ और ही कैरेक्टर्स आ गए, कुछ और ही स्टोरी चलने लगी, तो ऐसी फिल्में ज्यादा सफल नहीं होती हैं। तो इसलिए समारोह में भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और दृश्यानुरूपता होनी चाहिए, यानी कि जो सीन है, अगर गांव का सीन है तो उसके हिसाब से ही संवाद होने चाहिए। गांव के लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, आप सब अलग अलग गाँवों से हैं, आप अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, गाँव में अलग अलग भाषा होती है, आप जानते होंगे इन्हें। यहाँ तो उनके यहाँ अलग तरह की भाषा होती है, जो लोग ब्रज की तरफ के मथुरा या इस तरह। जी, हम बात कर रहे थे पटकथा लेखन की। पटकथा लेखन में कुछ परिभाषाएं मैं आपको नोट करवाने जा रही हूँ, ठीक है, जो संवाद लेखन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ये है संवाद का अर्थ और परिभाषाएं। मैं आपको ये नोट क्लास के अंत में शेयर करूंगी, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्लास के लिए। देखिए, कुलदीप सिन्हा की जो परिभाषा है मैंने आपको पहले भी शेयर की थी कि संवाद अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम होते हैं, जिनके द्वारा नाटक और फिल्म तथा टेलीविजन धारावाहिक के चरित्र एक दूसरे से अपनी आंतरिक भावनाओं, विचार तथा दर्शन आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। इन्हीं संवादों के द्वारा व्यक्ति या चरित्र की अपनी एक अलग पहचान होती है। आपने कोई भूत वाली मूवीज देखी होंगी आपने बहुत ज्यादा, तो उस ड्रामा में क्या होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, मतलब कुछ ऐसे सीन्स आते हैं हमेशा जहाँ पर बहुत हीरो या हीरोइन होती है, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता है जो बहुत अनयूजुअल होता है, ठीक है, सामान्य नहीं होता बहुत। तो उस स्थिति में वो अपने इस डर को दूसरे से शेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत खुलासा होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा था पहले, कि वहाँ पे किसी की मौत हो गई थी किसी तरीके से, ठीक है, वो आत्मा बदला लेना चाहती है, इस तरह के सीन्स आते रहते हैं। तो इसको जानने के लिए क्या होता है, धीरे धीरे ये क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों को भी लगे, सस्पेंस लगे कि हाँ वहां पे क्या था यार, क्या था। और अब वो आत्मा अगर ठीक है, वो पावरफुल है, वो लोगों को डराती है, हीरोइन भी उससे डर रही है, लेकिन अब उसको खत्म कैसे किया जाएगा, अब लोगों में ये जिज्ञासा रहती है। अंत तक वो देखते हैं कि अच्छा उसको खत्म कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे। और जैसे ही फिल्म का क्लाइमैक्स आ रहा होता है, क्लाइमैक्स में क्या होता है,
आप देखते हैं कि हाँ फिल्म खत्म होने वाली है, हीरो जो है उस आत्मा को खत्म, जो बुरी आत्मा है उसको खत्म करने जा रहा है, जो लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, एकदम से वो आत्मा फिर से पावरफुल हो गई। ठीक है, अब वो हीरो पे अटैक कर रही है, आपको तो लग रहा है अब हीरो ही मर जाएगा, तो क्या होगा, तो यही सस्पेंस, मतलब यही क्लाइमैक्स है यार, अब क्या होगा। ठीक है, हम यही आगे जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, अब क्या होगा, हीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, हीरोइन बचेगी कि नहीं बचेगी, वो आत्मा ही जिंदा रह जाएगी, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उसको तो कोई मार ही नहीं पा रहा है, वो तो इतनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर इन द एंड क्या होता है, वो उस बुरी आत्मा को मार देते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से हमारी फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, हैप्पी एंडिंग हिंदी फिल्मों में खासकर यही होता है। ठीक है, फिल्म में संवाद का उपयोग विश्वसनीयता उत्पन्न करने और कथा में उपस्थित नाटकीयता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसे डायलॉग्स बनाए जाते हैं जो सच्चे लगे, ऐसा लगे कि हाँ रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। जैसे आप कोई टीवी सीरियल्स देखते हैं, घरेलू टीवी सीरियल कोई आप देख रहे हैं, और उसमें जो करेक्टर्स हैं मिल रहे हैं, तो मान लीजिए ये गोपी वही वाला बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था, साथ निभाना साथिया सीरियल, मुझे लगता है देखा होगा, शायद नहीं देखा, तो कोई बात नहीं। चलिए, इस तरह के जो भी सबकी स्टोरी लाइन लगभग एक जैसी ही होती है। ठीक है, उसमें एक खलनायिका होती है, यानी कि एक वैम्प होती है, ठीक है, जिसका कंपटीशन, एक मिनट, वो सीरियल चल रहा है कसौटी जिंदगी की, मुझे आई होप आप लोग वो देख रहे होंगे। तो कसौटी जिंदगी में वैन कौन बना हुआ है उसमें, कोमोलिका। ठीक है, उसका हर बार किससे लड़ाई हो रही होती है, जो उसकी मेन हीरोइन है, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा, तो बार बार वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि वो उसे मार दे या फिर उसे हीरो से दूर कर दे। ठीक है, लेकिन क्या वो ऐसे कर पाती है, नहीं कर पाती है। तो उसके डायलॉग से बार बार लेकिन यही पता चलता है कि वो कितना ज्यादा चिढ़ती है उससे। ठीक है, हर बार इस चीज को, और जो हीरोइन होती है वो बार बार उसको, हीरो को बचा लेती है, अगर कुछ गलत होने वाला है उसके साथ तो वो बार बार उसे बचा भी लेती है। तो किससे क्यों किस तरह से हमें ये पता लगा, पहली चीज की उसके अंदर नफरत है हीरोइन के प्रति, उसके डायलॉग से पता लगता है। कई बार वो अपने आप से भी बात करती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, अब की बार तुम मेरे इस प्लान से बच नहीं सकती। तो इस तरह के डायलॉग होते हैं कि आपको लगता है अच्छा हाँ अब ये कुछ करने वाली है, अब ये हीरोइन का कुछ ना कुछ बुरा करने वाली है। ठीक है, अब वो कैसे करेगी, वो उसका प्लान सक्सेसफुल हो पाता है नहीं हो पाता, ये आप देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर एक चीज जो अब नहीं होती है जी, वो है पहले हुआ करता था कि जो डायलॉग डिलीवर कर रहा है वो कैरेक्टर उस भाषा का अच्छी तरह से बोलने वाला हो, और वो जो डायलॉग डिलीवरी करे एक भी वर्ड उसका खराब ना निकले, यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत पहले ध्यान दिया जाता था कि प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो। आपके वीडियोज में ऐसा नहीं लिखा जाता, वो डायलॉग जैसे तैसे बोल लेते हैं, आप सिर्फ फेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है या पर्सनैलिटी पे। लेकिन पहले ये भी मस्त होता था कि आप जो डायलॉग बोलें उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो। अमिताभ बच्चन जी को आपने सुना होगा, जब वो हिंदी बोलते हैं तो आप उनका प्रोनाउंसिएशन सुनिए, आप सुनते रह जाते हैं। आपको उन हिंदी वर्ड का, मुझे लगता है कुछ वर्ड का आप लोगों को शायद नहीं अंदाजा रहता होगा कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, यार इतनी अच्छी हिंदी यूज कर दी। आपको समझ नहीं आए शायद कुछ हिंदी वर्ड, लेकिन आपको अच्छा लगता है सुनकर, इस बड़े आदमी ने कही है तो कितनी अच्छी बात कही है, यानी इसमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कौन बनेगा करोड़पति में आप लोग देखते होंगे कितने अच्छे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, या अंग्रेजी भी बोलते हैं तो एकदम फ्लो के साथ उनकी अंग्रेजी निकलती है। ठीक है, फ्लुएंसी होती है उनकी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। और जिस हीरोइन का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, पहले फिल्मों में उसे ही लिया जाता था, अब इस चीज को थोड़ा सा माइनर कर दिया गया है।
ठीक है, अब बात करते हैं कि संवाद के अलावा भी क्या कुछ चीजें और होती हैं जो हमारे दृश्य विधान को यानी कि फिल्म मेकिंग में हमारी सहायता करती हैं, वो और कौन सी चीजें हैं? संवाद के अलावा बिंब, दृश्य, अभिनय, ध्वनि एवं प्रकाश आदि सबकी अनिवार्य और बराबर भूमिका रहती है। यानी कि सीन क्या क्रिएट हुआ जा रहा है, ठीक है, कोई सिंबल दिखाया गया है तो क्या कैसी एक्टिंग कर रहा है जो हीरो या हीरोइन है, ओवर एक्टिंग तो नहीं हो रही। अच्छा, ओवर एक्टिंग के ऊपर मुझे फिल्म याद आई, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, एक फिल्म है, ठीक है, उसमें उस फिल्म में करीना कपूर है और ऋतिक रोशन है और अभिषेक बच्चन है। वो फिल्म आप देखिए, उसमें करीना कपूर ने इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग की है कि आप फिल्म देखते ही समझ में आ जाओगे कि कहाँ क्या गलती है। उस फिल्म के डायलॉग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए और फिल्म वो फ्लॉप हुई है। मुझे पता है मैं आपको फ्लॉप फिल्म देखने के लिए कह रही हूँ, लेकिन वो फ्लॉप फिल्म देख के आप कितना कुछ सीख जाएंगे कि जब आप कोई स्क्रीन प्ले लिखें तो क्या गलतियां नहीं करनी है, तो वो आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ओवर एक्टिंग से भी बहुत ज्यादा कबाड़ा हो जाता है फिल्मों का, तो इसलिए ये भी संवाद के अलावा ये चीजें भी, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ध्वनि यानी कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। जो डायलॉग डिलीवरी हीरो कर रहा है या हीरोइन कर रही है या विलेन बोल रहा है, तो वो बहुत ही प्रभावी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, पटकथा लेखन पे हम बात कर रहे हैं। सिर्फ अब संवाद फिल्म का अहम हिस्सा है, संवाद सबके अंत में आते हैं, पर पटकथा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक परिभाषा है संवाद कथा, संवाद के संदर्भ में जो तैमूर लैन ने कही है, ये आप नोट कर लीजिए कि जनरली स्पीकिंग, therefore not only every scene but every word or speech in a script should contribute definitely toward progressing the plot and else be eliminated। कुछ चीजों को एलिमिनेट करने के लिए और जो हमारी जो फिल्म की कहानी है उसके प्लॉट को प्रोग्रेस करने के लिए डायलॉग्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा है, सीड ने दिया है। सीड ने फिल्म के बारे में, फिल्म डायलॉग, सीड फील्ड ने फिल्मों के संवादों के बारे में क्या कहा है कि डायलॉग मस्ट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और द फैक्ट ऑफ योर स्टोरी टू द ऑडियंस। इट मस्ट मोर मूव द स्टोरी टू फॉरवर्ड, इट मस्ट रिवील कैरेक्टर, डायलॉग मस्ट रिवील कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंड विद इन कैरेक्टर्स एंड इमोशनल स्टेट्स एंड पर्सनैलिटी quirk of character, dialogues comes out of characters, ठीक है। ये चीज जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि कैरेक्टर की सारी खूबियों को उसके डायलॉग्स ही बता देते हैं कि वो किस तरह का है। एक और संवाद के बारे में ही परिभाषा है, क्योंकि आपको अंग्रेजी जो विद्वान है उनकी परिभाषाएं भी देनी है, इसलिए आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट से कह रही हूँ मैं। Seemingly naturalistic dialogue is an edited version of real talk. A script writer must develop an ear for words. Not all characters talk the same way. Not all for them talk the way the writer talks. ठीक है। अगर हम कोई फिल्म बनाते हैं, मान लीजिए हम कोई फिल्म बना रहे हैं और सबको हमने डायलॉग दे दिए और सब एक ही तरीके से डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, तो क्या हमें इंटरेस्ट आएगा वो फिल्म देखने में? नहीं आएगा। क्या होगा? जब हीरोइन बोलेगी तो बहुत प्यार से अगर बोल रही है तो वो, या गुस्सा कर रही है तो उस तरीके से बोल रही है। जब कॉमेडियन बात करेगा तो उसकी बात फनी होनी चाहिए या उसके मूव्स ऐसे होने चाहिए कि आपको देखकर हंसी आए, ठीक है। अगर विलन बोल रहा है तो विलन जब भी बोल रहा है तो उसके बोलने में ना बहुत गुस्सा होना चाहिए कि मैं तो बहुत, हम मतलब विलन जब भी दिखाते हैं हमारी हिंदी फिल्मों में तो ऐसा होता है कि बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, जिसे हीरो खत्म करने वाला है। तो पावरफुल है तो उसके अंदर घमंड भी है। तो कैसे? मोकैम्बो खुश हुआ, ठीक है, बार बार डायलॉग आता है मोकैम्बो खुश हुआ। तो इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं तो इससे इफेक्ट पड़ता है व्यूअर्स पे, हमारे दर्शकों पे, और उनका मिस्टर इंडिया मूवी में तो करेक्टर दिख नहीं रहा है,
जब वो मिस्टर इंडिया बनता है, लेकिन आवाज आती है, हम आवाज से पहचान जाते हैं अच्छा यार ये तो हीरो ही है, और हीरो कितना अच्छा काम कर रहा है, ये बुरे लोगों को मार रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगता है हाँ हीरो अच्छा काम करने वाला पर्सन होता है। दर्शकों को लगना नहीं चाहिए कि वो संवाद किसी और ने लिखे हैं। अच्छा, आपने ये बात बिग बॉस देखा होगा, मुझे लगता है आप सभी ने। ठीक है, आप सब न्यूकमर्स हैं, टीनेजर सब। तो बिग बॉस में बार बार ये भी आ रहा था न्यूज में कि बिग बॉस जो है स्क्रिप्टेड है, कि ये रियलिटी शो तो है, किसी से नहीं बन रही है, उन लोगों की लड़ाई हो रही है ये, या नहीं हो रही है लोगों से। ठीक है, और ये लड़ाई हो भी गई है तो फिर से पैचअप हो गया, तो क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे करते हैं? नहीं करते। ठीक है, हम तो ये सोच कर देख रहे हैं कि हाँ रियलिटी शो है तो सब रियली दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार उस पर आरोप लगा कि ये तो सारा स्क्रिप्टेड है। ये जो रोमांटिक एंगल दिखा रहे हैं बार बार इसमें, माहिरा का और जो एक और लड़का था पंजाबी, क्या नाम था उसमें, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद आप जानते होंगे, मायरा का और जो दूसरा वो लड़का था उसका, तो उनका रहे थे कि ये दोनों कपल हैं, ये दोनों कपल हैं। ठीक है, फिर बाद में किसका हुआ, जो पंडित थे, शहनाज और सिड, और सिड, ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, ये सिर्फ एक शो में काम करने के लिए अपने आप को कपल शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया उसके बारे में। बाद में खैर ये बात सच भी निकली कि माहिरा और उसका कोई नहीं दिखा कि उनके बीच में कोई ऐसी केमिस्ट्री है या वो लोग कपल हैं, और सिड और नास में भी ऐसी कोई बात नहीं दिखी। शो के अंदर हम देखते रहे कि हाँ उनके बीच में रोमांस हो रहा है, ये सब चीजें हैं, वो लोग काफी नजदीक हैं या साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में सब अलग हो गए। तो स्क्रिप्टेड होने का क्या मतलब होता है? स्क्रिप्टेड होने का मतलब होता है कि पहले से ही उनको जानकारी दे दी गई कि आप हीरो हीरोइन बनेंगे और आप कपल दिखेंगे, आप हीरो हीरोइन बनेंगे, आप दोनों विलेन बन जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको लड़ाई करनी है। ठीक है, ये चीजें पहले से ही बता देना ही स्क्रिप्ट है, यही पटकथा है कि पहले से ही बता दिया यहाँ हाँ इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये होगा, इस सीन में ये होगा। ठीक है, कि कहाँ पे लव एंगल दिखाना है, कहाँ रोमांस है, कहाँ डांस है, ठीक है, और कहाँ लड़ाई होगी, कहाँ फाइट होगी। ठीक है, और कोई अगर टास्क आ रहा है तो टास्क कैसे खराब कर देना है, तो सारा क्या ये स्क्रिप्टेड हो सकता है? खैर सारा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पार्ट स्क्रिप्टेड थे, ये मैं मानती हूँ, आप लोग भी मानते होंगे। खैर ये सब पे नहीं जाते हैं हम। ठीक है, ये फिल्म वालों का काम है, जो जिसने शो बनाया उस डायरेक्टर का काम है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि संवाद लेखन को लेखक को एहसास ना हो कि संवाद लेखक ने ही लिखे हैं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो एक बंदा ही लिखता है या दो लोग ही लिखते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर होता है कि एक ही पर्सन लिख रहा होता है, तो हीरोइन के डायलॉग भी वही लिखेगा, हीरो के डायलॉग भी वही लिख रहा है, और विलेन के डायलॉग भी वही लिख रहा है, सबके डायलॉग वही एक आदमी लिख रहा है। माँ अगर बहुत इमोशनल है तो उसके उसके भी डायलॉग वही लिख रहा है। ठीक है, तो सबके डायलॉग एक ही आदमी को दिए हैं। अब उसको उसी तरह तरीके से सोचना है कि हीरो और हीरोइन में अगर लड़ाई हुई है तो हीरोइन क्या सोच रही होगी, हीरो क्या सोच रहा होगा, वो अपने दोस्त से क्या कहेगा, वो भी उसी एक आदमी को सोचना है। तो लेकिन उसको ऐसे डायलॉग लिखने चाहिए ताकि लगे कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ये ना लगे कि हाँ दिखाने के लिए कुछ बोल दिया उसने और इसने कुछ बोल दिया, इस तरह से नहीं। ठीक है, इसलिए संवाद लेखन की टेक्निक्स होती हैं कुछ, उनसे हमें जानने चाहिए। अपने संवाद लेखक को पात्रों से तादाद में स्थापित करना चाहिए, यानी कि जब हम लिख रहे हैं, जैसे जब कोई रोल प्ले करता है, कोई हीरो या कोई एक्टर जब कोई रोल प्ले कर रहा होता है तो वो उस रोल में घुस जाता है। यानी कि अगर ऋतिक रोशन ने अकबर का रोल प्ले किया तो बिल्कुल वो उस रोल में घुस गया। ठीक है, और बिल्कुल उसने अपने आप को माना कि हाँ मैं अकबर हूँ, मैं जलालुद्दीन अकबर हूँ, शहंशाह हूँ, और उसी तरीके से उसने अपने रोल को प्ले किया। हमें लगा कि हाँ असली का शायद ऐसे ही रहा होगा, जो अकबर रहा होगा वो ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, जोधा बाई का रोल ऐश्वर्या राय ने किया, इतना बढ़िया रोल किया उन्होंने, तो हमें लगा हाँ ऐसे ही रही होगी जोधा बाई, इतनी स्वीट सी, इतनी मतलब मासूम सी। ठीक है, और गाना गाती है तो कितना मीठा गाती है,
और सब उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये और तो ये सब चीजें संवाद लेखक को भी सोचनी पड़ती है कि वो जब बोलेगी तो किस तरह के डायलॉग बोलेगी। क्या लड़ाई वाले जब गुस्सा होती है जोधा भाई अकबर से तो वो किस तरह के डायलॉग बोलेगी, लेकिन जब उसे लगेगा कि हाँ अकबर अच्छा पर्सन है तब वो किस तरह के डायलॉग बोलेगी, ये भी संवाद लेखन को खुद से सोचना पड़ता है, ठीक है। लड़की के डायलॉग भी, लड़के के डायलॉग भी, माँ के भी, फादर के भी, सबके डायलॉग को एक अकेला पर्सन लिख रहा होता है, ठीक है। और लैंग्वेज का भी, मान लीजिए कोई विलेजर है, ठीक है, कोई गांव वाला है, उसकी भाषा तो अलग होगी, तो संवाद लेखन को सोचना पड़ेगा, अच्छा हीरोइन सब्जी लेने गई है तो सब्जी वाला कैसे बात करेगा, उसकी लैंग्वेज तो सेम टू सेम हो नहीं सकती जैसे सब्जी वाले की लैंग्वेज होती है। तो इसलिए वो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे जो लगे कि हाँ सब्जी वाला बहुत पढ़ा लिखा पर्सन नहीं है, वो तो सिर्फ सब्जी बेचनी आती है उसे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। फिर बात करते हैं हम जैसे संवाद लेखन को अभ्यास, किसी फिल्म का कोई संवाद क्यों दर्शकों की जुबान पर चढ़ जाता है। जैसे मैं आज भी गिरे हुए सिक्के नहीं उठाता, या फिर आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो मेरे पास माँ है, ठीक है। इस तरह के डायलॉग जो आज भी याद हैं, आपने शायद मूवी भी ना देखी हो लेकिन याद है ना डायलॉग, डायलॉग सुना है ना, कितना पॉपुलर डायलॉग है ये। तो कुछ डायलॉग्स ऐसे बन जाते हैं संवाद के, ये होता है डायलॉग का एक प्रभाव होता है कि वो दर्शकों की जुबान पे चढ़ जाता है, लोगों को अच्छा लगता है। बार बार माहिष्मती साम्राज्य वाला बाहुबली, महेंद्र बाहुबली यानी मैं, ठीक है, वो लोगों की बहुत जुबान पे चढ़ जाता है। जी, मुझसे किसी ने पूछा है क्वेश्चन कि मैम कथा और पटकथा में संवाद लेखन में रस का भी महत्व होता है क्या। देखिए रस का भी महत्व थोड़ा होता है, वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई फिल्म देखते हैं कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम उससे क्या करते हैं, तादात्म्य स्थापित करते हैं, यानी कि हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ में भी तो ऐसा हुआ था, हम सोचते हैं यार हम ही तो हैं ये, अच्छा हीरो इतना स्ट्रगल कर रहा है, यार मैंने भी तो इतना स्ट्रगल किया था, मतलब जैसे जॉब के लिए अगर वो घूम रहा है या कुछ भी उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, यार ऐसे ही हुआ था ना। या मान लीजिए कि आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं और आप उसके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं, जैसे उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए गिफ्ट ला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता लड़की के लिए क्या गिफ्ट लाना है। और फिल्म में भी वही सीन हो रहा है, मान लीजिए कि हीरो है, वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है और वो उसके लिए गिफ्ट ला रहा है, फ्लावर ला रहा है, या उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी चीजें कर रहा है उसे खुश करने के लिए। तो आपको भी वही चीज याद आने लगती है, अरे यार मैंने भी तो ऐसे ही किया था, या मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो आपको लगता है हाँ आपकी लाइफ की स्टोरी सामने चल रही है, तो वहां पे रस की बात आ जाती है कि कि हमने वहां पर मान लिया कि देखी होगी एनिमेशन मूवी भी है रामायण पर, तो उसमें दिखाया जाता है बार बार। तो अभी आपने देखा होगा कि अरुण गोविलकर नाम है जिन्होंने राम का रोल प्ले किया है, ठीक है। तो राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं अरुण गोविलकर जी। लेकिन होता क्या है, अब क्या किया, जब वो पहली बार 33 साल पहले, आज से पहले वो रिलीज हुआ था जब वो शो, तो क्या हुआ था, लोगों ने यही मान लिया कि राम यही है। जब उनका कभी झांकी निकाली जाती थी रोड पे, रथ पे पहले झांकी निकाली जाती थी, जा रहे होते थे वो कहीं, तो लोग घरों से बाहर आके उनको, जैसे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, अरे भगवान है, अरे पूजनीय है, इनको प्रसाद चढ़ाओ, उन पर ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये गिफ्ट दे दो, ये करो वो करो। तो वहां पर हम ये चीजें देखते हैं, मतलब ये इससे क्या हुआ, हमें लगा कि एक आदमी के अंदर भगवान का स्वरूप आ गया है, यानी हमने मान लिया कि एक इंसान भगवान है। जबकि वो स्टोरी कब लिखी गई थी, पता नहीं कितने हजार साल पहले की स्टोरी है रामायण, 5000 साल पहले तो वो शायद संस्कृत में लिखी गई थी, और संस्कृत में शायद लिखने से पहले वो घटित हुई हो घटना, ठीक है। कोई राम नाम का कोई राजा रहा हो, हालांकि रियल में रहा था, एक पशु वंश का एक इतिहास मिलता है हमें, ठीक है, जिसमें राम नाम के राजा हुए थे।
तो इतने, जब कोई व्यक्ति जो 5,000 साल पहले हुआ था उसका एक अभिनय किया, मतलब राक्षसों का वध करते हैं, सीता के साथ इनका विवाह होता है और ये इतने अच्छे राजा हैं कि प्रजा की ये सेवा करते, ठीक है। और राम को इतने सारे कष्ट भी हुए कि पिता के एक लाइन कहने पे ही कि वन जाना होगा, वो वन चले जाते हैं, ठीक है। यानी इतने आज्ञाकारी भी हैं। तो हम क्या देख, तो हम, अगर हम कुछ सीखते हैं तो हम उससे क्या कर रहे हैं, तदात्म्य स्थापित कर रहे हैं। हमें लगता है हाँ ये करेक्टर तो मतलब यही भगवान है, तो वहां पे भी रस की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो रस को, वैसे आपको इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना है, इतनी डीपली आप लोग मत जाइए कि आप रस को एक्सप्लेन करें इसमें, ठीक है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये तमिल लेन ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि एवरी लाइन ऑफ डायलॉग मस्ट पोजीशन, यानी कि जो चरित्र है उसका विकास करे, उसके बारे में लोगों को बताए, ठीक है। और इन्फॉर्म द ऑडियंस, ऑडियंस को ये बताए कि आगे क्या होने वाला है। तमिल लेन की टिप्पणियां आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। और कब क्लाइमैक्स आने वाला होता है ये भी हमें डायलॉग से ही पता लगता है कि कहाँ एकदम एंड होने वाला है, सारे विलन एक जगह इकट्ठे हो गए हीरो को मारने के लिए, अब क्या होगा, हीरो बचेगा नहीं बचेगा, हीरोइन तो किडनैप हो गई, क्या हीरोइन भी मर जाएगी, क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सब भी हमें डायलॉग से ही पता चलता है। डॉन मूवी आप सभी ने देखी होगी। डॉन मूवी में क्या होता है, डॉन मूवी में अमिताभ बच्चन के दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जगह पे एक उसका डुप्लीकेट लेकर आ जाते हैं, जो डॉन के पास उसमें जाकर सारी उसका डॉन के गैंग को खत्म करने का कोशिश करता है पुलिस वाले के साथ मिलके। लेकिन क्या होता है, पुलिस वालों को, जो और पुलिस वाले पे होते हैं उनको लगता है कि यही असली डॉन है, वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मतलब वो ना इधर का रहता है, ना वो पुलिस वालों का खुफिया एजेंट रहा ना, और जो डॉन का जो असली वाले थे वो लोग भी, उन लोगों को भी पता लग जाता है कि ये असली डॉन नहीं है, तो वो पुलिस वाले भी मारने लगे उसे, और जो डॉन के जो और साथी थे वो भी मारने लगे उसे। तो वो किस तरह से वो बचता है, ये फिल्म का क्लाइमैक्स है, मतलब किस तरह से वो बचता है, अपने आप को निर्दोष साबित करता है, ठीक है, और असली डॉन को पकड़ कर असली डॉन को सामने लाता है, ठीक है। या असली डॉन नहीं है इस बात को कैसे वो रिवील करता है, ये इसकी स्टोरी होती है। और हम बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं कैसे करेगा, कैसे प्रूव करेगा कि ये असली डॉन नहीं है, कैसे प्रूव होगा, क्योंकि चेहरा तो वही है, उसको सिखा भी यही दिया कि ऐसे चाल ढाल से डॉन रहता है, ऐसे बात करता है, ठीक है। इन सभी तरीकों से कोशिश की जाती है उसमें। बहुत सारी इसमें परिभाषाएं हैं। अब हम आते हैं, किशोर वासवानी ने अपनी एक किताब है उनकी सिनेमाई भाषा और हिंदी संवादों का विश्लेषण, मैं सम अप करने जा रही हूँ, स्टूडेंट्स प्लीज आप बने रहिए साथ में। हाँ, और अपने जो क्वेश्चंस हैं प्लीज आप नोट करते रहिए, अभी हम क्वेश्चन आंसर भी कुछ डिस्कस करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपकी जो कल क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, आपके पटकथा के पेपर का, पटकथा और संवाद, जो ये पेपर है आपका, इसका एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी और इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज कल भी प्रेजेंट रहिएगा। तो किशोर वासवानी ने अपनी किताब सिनेमाई भाषा और हिंदी संवादों का विश्लेषण में संवाद के प्रकारों की चर्चा की है। प्रकारों का मतलब है कि संवादों का क्या काम है, संवाद का काम क्या है, संवाद का काम है समय स्थान और काल के बारे में जानकारी दे, के स्थान काल के बारे में, कि अमेरिका में है हीरो, इंडिया में है, गांव में है, कहाँ पर है, ठीक है। चरित्र की भूमिका के स्पष्टीकरण की अनिवार्यता बनी रहती है। चरित्र के भूमिका के चित्रण को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करना होता है। नाटकीयता कायम रखते हुए कहानी के कथा तत्व को गति देते रहना होता है। अभिनय के साथ तालमेल रख के चलना होता है। देखिए मान लीजिए कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है और उसके साथ वाला एक्टर एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा है, तो वो सीन थोड़ा खराब सा हो जाता है ना। देखा होगा आपने कि कोई हीरो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है लेकिन हीरोइन उसके साथ जम नहीं रही है, एक्टिंग ही नहीं अच्छी लग रही, ओवर एक्टिंग हो रही है, मजा ही नहीं आ रहा देखने में। जैसे बाहुबली 1 थी, उसमें तमन्ना भाटिया थी, ठीक है। तो कई लोगों को नहीं पसंद आई वो जोड़ी,
और तमन्ना भाटिया का रोल उसमें बहुत हल्का कह सकते हैं था, ठीक है, जो दिखाना चाहिए था कि मतलब बहुत शौर्यवान एक स्त्री होनी चाहिए जो लड़ने मरने के लिए तैयार है, तो उस तरह का उनके कैरेक्टर में ये चीज नजर नहीं आई, तो बहुत फीका रोल लगा हमें वहां पर उन हीरोइन का फर्स्ट पार्ट में, बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में जो, ठीक है। तो एक करेक्टर के साथ जो दूसरा करेक्टर साथ में है उसको तालमेल रखकर चलना चाहिए। उनके डायलॉग भी बहुत पावरफुल नहीं थे, ठीक है, तमन्ना भाटिया के उस फिल्म में, तो इसलिए भी हो सकता है उनका रोल हमें बहुत हल्का लगा हो, क्योंकि उनके डायलॉग्स मुझे नहीं लगता किसी को भी याद होंगे, उनका कोई एक डायलॉग भी किसी को याद रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि डायलॉग से भी जो हीरो या हीरोइन है अपनी छाप छोड़ते हैं, जैसे शाहरुख खान का सबसे फेमस डायलॉग क क क क क किरण, ठीक है, सबको याद होगा। और भी अलग अलग डायलॉग है, जैसे आता माझी सटकली, मैंने आपको बताया था, फेमस हो गया, अजय देवगन का डायलॉग है। और मुकैम्बो खुश हुआ, ओम अमरीश पुरी जी का है। तो इस तरह से डायलॉग क्या करते हैं, कैरेक्टर को जिंदा रखने में बहुत मदद करते हैं, दर्शकों की भावनाओं को उकसाहट रखे ताकि सहानुभूति पूर्वक और भावनात्मक प्रतिक्रिया मिलती रहे। कोई बढ़िया सा सीन आता है, आप सीटी मारते हो, पहले क्या होता था, बहुत सीटी मारते थे जब थिएटर में बैठे होते थे। अब भी क्या होता है, कोई बहुत अच्छी हीरोइन आ रही है या फिर कोई आइटम सॉन्ग आ रहा है, बहुत अच्छा डांस हो रहा है, जैसे कमरिया वाला अभी आइटम सॉन्ग आया था, लोगों ने खूब देखा था, खूब लाइक्स मिले थे उसे। तो उसमें जब गाना आता है या डांसर डांस करती है तो लोगों ने खूब उसको एंजॉय किया, खूब सीटी मारी थिएटर में उसको देखते हुए। तो क्या हुआ, दर्शकों की भावनाओं में आया कि अरे अरे यार क्या बात है, क्या बात है यार, कोई फाइट सीन है, अरे वाह इसने ये कर दिया, भाई साहब क्या बात है यार, इसने तो बहुत सही किया, क्या सीन बनाया है, क्या सीन बनाया है। अब जैसे रोहित शेट्टी की फिल्में आप देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स होते हैं, खासकर गाड़ियों के, गाड़ियां हवा में उड़ती हैं यहाँ, और एक साथ कम से कम 10 गाड़ियां चल रही होती हैं, काली गाड़ियां हैं, तो मतलब काले रंग की 10 गाड़ियां लाइन से जा रही हैं, व्हाइट कलर की गाड़ियां तो लाइन से 10 गाड़ियां जा रही हैं व्हाइट कलर की, तो एक आप देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और जब एक्शन सीन्स होते हैं ना, गाड़ियां हवा में उड़ती है खासकर जब, भाई मतलब आप दंग रह जाता हो, भाई साहब क्या सीन बनाया है, क्या सीन बनाया है, क्या मतलब आपके अंदर चलता रहता है ये। तो क्या हुआ, दर्शकों ने अपनी आपके अंदर से ये बात निकल के आई उस सीन को देखकर, तो आप बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज को, ठीक है। इसलिए संवाद हमेशा ऐसे होने चाहिए जो इंजॉयबल हो। और संवाद में क्या नहीं होना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक टॉप मूवने चाहिए, संवाद में बार बार हाँ या ना जैसे सकारात्मक नकारात्मक एक अक्षर शब्दों का प्रयोग ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ या ना में बात होती है, जैसे हीरो पूछ रहा है हीरोइन से कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ तुम मुझे पसंद हो, ये नहीं कि हाँ ना बोल दिया और उसी में बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा के कोई बात कह दी और पुनरावृत्ति दोष ना हो, यानी कि एक ही डायलॉग की बार एक रिपीटेशन ना हो, ठीक है। संवाद प्रस्तुति को लेकर ज्यादा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मतलब बार बहुत ज्यादा नहीं देना है कि ये वाला वर्ड हाई टोन में बोलना है, ये वाला वर्ड लो टोन में बोलना है, ये वाला सिर्फ बोल देना है, हर मतलब बहुत ज्यादा हर वर्ड पर ऐसा नहीं देना चाहिए, मतलब जो अगर निर्देश अगर आपको देना है संवाद के साथ तो हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना हो, यानी कि साहित्यिक भाषा जो आपकी किताबों में होती है ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग होगा जो सामान्य लोग बात करते हैं जिसमें, ठीक है। अपने विचारों को चरित्रों पर नहीं थोपना चाहिए और अधूरे संवाद न लिखें, यानी मान लीजिए आप एक राष्ट्रवादी हैं या लेफ्टिस्ट हैं, हमेशा मार देना चाहिए, ठीक है। आप डायलॉग राइटर हैं लेकिन अपने कैरेक्टर पे ऐसा नहीं थोप सकते, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कैरेक्टर कई बार चेंज भी हो जाते हैं, लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है कुछ लोगों का, ठीक है। हमेशा सबको सबको मार देना ही विलन को सही नहीं होता, वो स्टोरी के हिसाब से होता है, खैर।
अनावश्यक रूप से बोलियों का प्रयोग ना करें। बोलियों का प्रयोग ना करें कहने का अभिप्राय ये है कि आपने जो फिल्म लिखी गई है वो शहरी परिवेश में लिखी गई है, ठीक है, उसका प्लेस तो है कोई दिल्ली शहर हो गया, ठीक है, भाई दिल्ली की कोई मूवी बन रही है तो उसमें कैसी भाषा का प्रयोग होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर अंग्रेजी और हिंदी भाषा को मिक्स करके बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अब उसमें कोई गांव की भाषा के आपने कुछ वर्ड्स यूज कर दिए जो यहाँ पे यूजुअली यूज नहीं किए जाते, तो क्या आप उस पूरे डायलॉग को समझ पाएंगे? आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोली का प्रयोग ज्यादातर वहां करना चाहिए अगर आपको ये दिखाना है कि वो कैरेक्टर गांव से आया है या फिर लोग गांव में गए हैं और गांव के लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां आप बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। गंदी और भ्रष्ट भाषा का प्रयोग ना हो, अनावश्यक रूप से ऐसे वाक्य ना हो जिसमें खुद ही प्रश्न किया जाए और खुद ही उत्तर दे दिया जाए। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए जो शिष्ट भाषा हो, यानी कि अश्लील ना लगे, गाली गलौज ना हो, ठीक है, किसी को कुछ भी बोल दिया ऐसा ना हो। बहुत अगर अगर गुस्सा भी दिखाना है तो उसमें बहुत गालियां ना हो, ठीक है, और गंदी लैंग्वेज का प्रयोग ना हो, क्योंकि वो हमारे समाज को प्रभावित कर देता है। आवश्यक रूप से ऐसे वाक्य ना हो जिसमें खुद ही प्रश्न किया जाए, खुद ही, मतलब जो करेक्टर है वो खुद ही क्वेश्चन भी कर रहा है, खुद ही आंसर भी दे रहा है, दूसरे करेक्टर की तो जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इस दोष के अलावा संवादों में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो कैमरा, रंग, वेशभूषा, सेट, पार्श्वध्वनि यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक आदि विभागों को समझ में आ सके, ठीक है, वो सिर्फ जी पार्श्वध्वनि यानी बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो वो सब भी आ सके। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले रही हूँ, बहुत मुझे लगता है देखिए एक बात बहुत अच्छी कही गई है, वो मैं आपको सुना दूं। अच्छे संवाद तब तक अच्छे नहीं कहे जा सकते, यानी कि अच्छे डायलॉग्स जो है तब तक अच्छे डायलॉग्स नहीं कहे जा सकते जब तक वो दर्शकों के मन पे राज नहीं कर सके। कैसे राज कर सके? क्योंकि अच्छे जो संवाद हैं वो हमेशा दर्शकों की जुबान पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, आपको हमेशा आपको याद हो जाते हैं अच्छे डायलॉग्स जो हैं। और जो एक्टर्स होते हैं वो भी हमेशा अच्छे डायलॉग्स के भूखे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छे डायलॉग्स होंगे तो हम अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे, हम अच्छा रोल कर पाएंगे तो हमारी ऑडियंस हमारे रोल को पसंद करेगी, और हमारे रोल को पसंद करेगी तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रखेगी और हमारी फिल्म को देखेगी। जैसे कबीर सिंह मूवी आपने देखी होगी, कितने टाइम तक वो करेक्टर दिमाग में चढ़ा रहा, ठीक है, आपको लगता है कि अरे यार क्या करेक्टर था, उसके डायलॉग्स, उसने जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसमें क्या दिखाया गया था, एक साइको टाइप का प्रेमी दिखाया गया था, ठीक है, तो उसके डायलॉग से भी हमें उसके कैरेक्टर का पता लगता है कि वो कैसा था, कैसा हो गया, ठीक है, और जब उसका लव एंगल दिखाते हैं तो तब वो कैसा हो जाता है अपनी लवर के लिए, तो बहुत ज्यादा उसको लोकप्रियता मिली, ऑडियंस ने बहुत उसको पसंद किया, कबीर सिंह मूवी हिट हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमारे डायलॉग्स का बहुत बड़ा रोल होता है और स्क्रिप्ट का बहुत रोल होता है। डायलॉग स्क्रिप्ट तो होती है चलो फिल्म की, या फिर डायलॉग राइटिंग में आपको इंटरेस्ट है तो क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज मेरे ख्याल से शायद ऑनलाइन भी होते हैं, आप लोग आजमा सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब मैं आपको क्वेश्चंस ले लेती हूँ, आप लोगों में से अगर कोई क्वेश्चंस करना चाहे तो प्लीज क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जी। तो क्योंकि अवधी भाषा में हम रामायण सीरियल को नहीं दिखा सकते थे, इसलिए क्या किया गया, उसे हिंदी भाषा में किया गया, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में ज्यादा लोग हैं, ऑडियंस उस डायरेक्टर को मिले, इसलिए उसने अपना जो सीरियल है वो हिंदी भाषा में बनाया, और ऐसे हिंदी का प्रयोग किया जो हरियाणा में, अवध में, यूपी में, ठीक है, जो हिंदी बोलने वाले जो क्षेत्र हैं वहां सबकी समझ में आ जाए, ठीक है, चाहे वो बोली बोलने वाले लोग हो चाहे वो हिंदी बोलने वाले। एक क्वेश्चन पूछा और गया है कि मैम पटकथा तथा संवाद का मतलब के बारे में बता दीजिए दोबारा, मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी। देखिए क्लास लेट आपने ज्वाइन की थी, मैं आपको एक पीडीएफ अभी आपको दे दूंगी जिसमें मैं आपको भी नोट्स अभी आपको शेयर कर दूंगी,
पटकथा का मतलब सभी पूछ रहे हैं। पटकथा का मतलब होता है स्क्रीन प्ले, यानी कि जो स्टोरी आपने चूज करी है। जैसे कोई मान लीजिए आपने कोई सस्पेंस थ्रिलर और रोमांटिक फिल्म आपने आप बनाना चाहते हैं, जिसमें हीरो है, हीरोइन है और एक विलेन है, ठीक है। अब तीनों को रिकॉग्नाइज करना है, इसमें स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे गांव का, तो गांव का सीन दिखाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। कि वहां खेत है, किसान हल चला रहा है, मिट्टी का घर है, फूस है, फूस का डला, फूस का छप्पर डला हुआ है उस पर, ठीक है। गाय बैल बंधे हुए हैं, ठीक है, बैलगाड़ी जा रही है, लोगों ने कपड़े भी गांव वाले पहने हुए हैं, ठीक है, सफेद कलर का कुर्ता पहना है, धोती पहनी हुई है। औरतें हैं तो बहुत सिंदूर और वो सब लगाया हुआ है, और हुआ है, सीधा पल्लू किया हुआ है, तो एक ऐसा, तो ये सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है। यही चीजें पटकथा में लिखनी होती हैं कि हम जब सीन क्रिएट करें तो इस तरह का सीन दिखाएं, और तब वहां पर जो मेन कैरेक्टर या हीरो या हीरोइन आएगा, और वो भी शहरी है, ग्रामीण है, ये उसको एक्सप्लेन करना होगा पटकथा में, और वो किस तरह के डायलॉग बोलेगा, वो सब चीजें होती हैं। तो ये पटकथा में होता है, ठीक है, कि कैमरे के एंगल से कोई कहानी कैसे दिखेगी, ये सब पटकथा में। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैम पटकथा तथा संवाद लेखन में रस का भी महत्व होता है क्या? पटकथा तथा संवाद लेखन में रस का महत्व होता है, लेकिन उतना नहीं। बस ये होता है कि हाँ, लोगों को लगे कि स्टोरी जो है वो रियलिस्टिक है, लोगों को ये ना लगे कि हाँ बनावटी लिख दिया, काल्पनिक करके कुछ लिख दिया, वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीज हो जिससे वो कोरिलेट कर पाए, तादात्म्य स्थापित कर पाए उसके साथ, तब वहां पर रस की स्थापना हो जाती है, कि दर्शक को लगे कि कबीर सिंह, हाँ कबीर सिंह, असली कबीर सिंह यही है, असली राम यही है। तो वहां पर रस का महत्व होता है, तब हम रस की प्राप्ति करते हैं। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं लिखना है एग्जाम में, तो इसको आप सिर्फ इतनी सी बात में समझ लीजिए। एक और प्रश्न आया है, रस का महत्व ही इन्होंने भी पूछा है, तो मैं बता चुकी हूँ कि रस का महत्व बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप अगर रस के उसमें गए तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। आपका ऑनर्स कोर्स है, इसलिए आपको इतनी जरूरत नहीं है डीपली लिखने की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पब्लिश कर रही हूँ, जो भी मैंने पीडीएफ बनाई थी वो मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ। आप सभी लोग इन नोट्स को पढ़ें, ठीक है। और जिसमें अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप, ठीक है, क्लास, आज की क्लास ओवर होती है। अगर मुझे लगता है अभी ये पब्लिश शायद नहीं हो पा रहा है, यहाँ ऑप्शन भी नहीं है मेरे ख्याल से शायद से देने का ऑप्शन नहीं है। फिर से पूछा गया है कि क्या रस का महत्व होता है? जी बिल्कुल, रस का महत्व होता है पटकथा में या संवाद में, क्योंकि उससे ही हम कोरिलेट कर पाते हैं कि हाँ कोई कैरेक्टर रियलिस्टिक है कि नहीं। हमें वो कैरेक्टर रियलिस्टिक लगे, हमें कबीर सिंह लगे कि हाँ वो कबीर सिंह है, वो परफॉर्म तो कोई एक्टर ही कर रहा है ना, उस एक्टर ने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन जब उसने कबीर सिंह का रोल प्ले किया तो हमें लगा हाँ इस तरह का एक कोई इंसान हो सकता है।